क्लास रियूनियन चल रहा था और मेरी गर्लफ्रेंड ट्रूथ और डेयर गेम हार चुकी थी। पेनल्टी के तौर पर उसको अपनी लाइफ के सबसे बड़े रिग्रेट को कॉल करनी थी। मैं फोन के दूसरी तरफ से एक भारी मर्दाना आवाज सुन रहा था, अगर मैं अभी डिवोर्स ले लूं तो क्या तुम मुझे अपनाओगे? दूसरी तरफ से उस आदमी की आवाज एकदम क्लियर और फर्म थी। हाँ बिल्कुल। ये सुनते ही पूरे रूम में सन्नाटा छा गया। सबको लगा कि मैं गुस्से में आकर टेबल पलट दूंगा, पर मैं एकदम शांत था। मैंने आराम से अपनी रिंग फिंगर से अंगूठी निकाल ली। तो फिर ठीक है, ब्रेकअप कर लेते हैं, मैं उसके लिए रास्ता साफ कर देता हूँ। सिर्फ इतना बोलकर बिना उसके कुछ बोलने का वेट किए मैं वहां से पलटकर निकल गया। रास्ते में मैंने जिंगबे कॉल लगाया। मैं घर आकर शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरी आवाज एकदम शांत और सॉलिड थी। ये तो बहुत अच्छी बात है, आखिरकार तुझे समझ आ ही गया। तू फैंग का अकेला हेयर है। अगर तूने पिछले कुछ सालों में बाहर रहकर एक्सपीरियंस लेने की जिद नहीं की होती तो अब तक तेरी शादी हो चुकी होती और तू फैमिली बिजनेस संभाल रहा होता। तेरे पापा और मैंने पहले ही तेरे लिए लड़की देख ली है, बस तेरे हाँ बोलने का वेट था। अपने माँ बाप की खुशी से भरी आवाज सुनकर मेरे दिल में थोड़ी गिल्ट फील हुई और मेरी आवाज खुद ब खुद थोड़ी नरम पड़ गई। आप लोग जैसा ठीक समझें मैं वैसा ही करूंगा। ठीक है, तो फिर शादी 19 जनवरी को फिक्स करें। तू कब वापस आ रहा है? क्या तू अपनी होने वाली बीवी से पहले मिलना चाहेगा? मैं जल्दी ही तुम दोनों की मीटिंग फिक्स करवा दूं। माँ का ये एक्साइटेड होकर बिना रुके बोलते रहना, ये सब सुनकर मेरा थोड़ा सर दर्द होने लगा था। किससे शादी हो रही है मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता था। मेरा इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैंने अपनी माँ की बात बीच में काट दी। मैं जल्दी फैंग फैमिली वापस आकर आप लोगों का बोझ हल्का करना चाहता हूँ। शादी तो बस एक रास्ते की बात है, आप लोग बस शादी की तैयारी करो। मैं शादी से एक दिन पहले लौट आऊंगा। मैंने जैसे ही अपनी बात खत्म की, बाहर से किसी ने मेरे बेडरूम का दरवाजा खोला। मैंने तुरंत मुड़कर देखा तो देखा कि लियू रुयन गुस्से में अपनी भौहें सिकोड़े अंदर आ रही थी। कौन सी शादी? उसके चेहरे पर पूरा कंफ्यूजन था। मैंने बिना किसी रिएक्शन के आराम से कॉल कट कर दिया और एक झूठा एक्सक्यूज बना दिया। मेरे एक दोस्त की शादी है, उसने मुझे बेस्ट मैन बनने को कहा है। ये बात सुनकर तब जाकर लियू रुयन के चेहरे के एक्सप्रेशंस थोड़े नॉर्मल हुए और उसने आगे कुछ नहीं पूछा। उसने अपना फोन टेबल पर रखा और पलटकर बाथरूम में चली गई। थोड़ी ही देर में पानी गिरने की आवाज आने लगी और तभी टेबल पर रखे उसके फोन में नोटिफिकेशन बजी। लगातार बज रही नोटिफिकेशंस की आवाज सुनकर मैं थोड़ी देर तक सोचता रहा। फिर मैंने उसके फोन की स्क्रीन ऑन की। स्क्रीन खुलते ही जिनियन नाम से सेव एक कॉन्टैक्ट का मैसेज पॉपअप हुआ। सालों पहले तूने जो बात कही थी, क्या वो तुझे अब भी याद है? कहीं तू सच में उस फैंग युअन से शादी करने का तो नहीं सोच रही? ये मैसेज पढ़ते ही जैसे मेरी सांस रुक सी गई, मेरे हाथ वहीं के वहीं रुक गए। मैंने हल्के से स्क्रीन को ऊपर स्क्रॉल किया तो कुछ देर पहले लियू रुयन का भेजा गया मैसेज मेरी आंखों के सामने आया। 33 दिन बाद तुम्हारा 28वां बर्थडे है। क्या तुम्हें याद है कि उस टाइम तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था? मैंने फोन वापस वहीं टेबल पर रख दिया और सोफा पर पीठ टिकाकर बैठ गया। मेरे दिमाग में पुरानी यादें घूमने लगी। जब मैं 18 साल का था, मेरी बुआ फॉरेन से वापस आकर शादी करने वाली थी, तो मैं भी उनके साथ वापस आया और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। कॉलेज लाइफ को बिना किसी टेंशन के एंजॉय करने के लिए और अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए मैंने कभी किसी को अपनी असली आइडेंटिटी नहीं बताई थी। अपने 4th ईयर की फ्रेशर्स पार्टी में अपने एक रूममेट की मदद करने के लिए मैंने रैंडमली स्टेज पर जाकर एक गाना परफॉर्म किया था। परफॉर्मेंस खत्म करके मैं अपना इंस्ट्रूमेंट उठाकर स्टेज से नीचे उतरा और जैसे ही मैंने नजरें घुमाई, मुझे लियू रुयन दिखी। उसने एक वाइट ड्रेस पहनी थी और हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए गेट पर खड़ी थी। उसकी चमकती आंखें लगातार मुझे ही देख रही थी। उसने मुस्कुराकर मुझसे मेरा नंबर मांगा। मैं अच्छी शक्ल वालों पर जल्दी फिदा हो जाता था, तो मैंने उसी वक्त हाँ कर दी। उस दिन के बाद से हम दोनों रोज बातें करने लगे और अक्सर अलग अलग जगह पर हमारी अचानक मुलाकात हो जाती। एक दूसरे को जानने के 3 महीने बाद लियू रुयन ने सामने से मुझे प्रपोज कर दिया। ये मेरा पहला प्यार था और मुझे उससे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। मेरे पास उसे मना करने का कोई रीजन ही नहीं था और इस तरह हम दोनों रिलेशनशिप में आ गए। 21 साल की आयु से लेकर 28 साल तक ये सफर चलता रहा। इन 7 सालों में मेरी फैमिली लगातार मुझ पर वापस आकर शादी करने का प्रेशर डालने लगी। मैंने कई बार उन्हें मना किया और इस दौरान मैंने कई बार लियू रुयन का माइंड पढ़ने की कोशिश की, लेकिन जब भी मैं शादी का टॉपिक निकालता तो वो किसी जहरीले सांप से बचने जैसे उस बात को वहीं दबा देती। उस बारे में एक वर्ड भी नहीं बोलती थी। स्टार्टिंग में मुझे लगा कि शायद वो अभी शादी जैसी बड़ी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, लेकिन जब ये बार बार होने लगा तो मुझे रियलाइज हुआ कि दाल में कुछ काला है। और आखिरकार पिछले महीने एक पार्टी में दारू पीने के बाद चल रही बातचीत में मुझे पूरा सच पता चल गया। असल में लियू रुयन के दिल में जो इंसान बसा था वो कोई और नहीं, बचपन से उसका चाइल्डहुड फ्रेंड था, सॉन्ग जिनियन। पर किस्मत का खेल देखो, प्यार सिर्फ एक तरफा था। सॉन्ग जिनियन उसको सिर्फ एक अच्छी दोस्त मानता था और उसने सामने से मुझसे जो अप्रोच की थी उसकी वजह सिर्फ इतनी थी कि उस पहली मुलाकात वाली रात
सॉन्ग जिनियन किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ गया था। और जब मैं स्टेज पर अपना इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा था तो उसको मेरे अंदर अपने उसी क्रश की झलक दिखी। अपने टूटे हुए दिल को तसल्ली देने के लिए और सॉन्ग जिनियन को जलाने के लिए उसने मुझे चूज किया था। इसके बाद पिछले कुछ सालों में सॉन्ग जिनियन ने ना जाने कितनी लड़कियों को डेट किया। जब भी उसके ब्रेकअप की न्यूज आती, लियू रुयन हमेशा उसके पास भागकर जाने का सोचती थी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, सॉन्ग जिनियन किसी नई लड़की को फंसा लेता और हर बार उसका दिल पहले से ज्यादा टूट जाता। इसी तरह उम्मीद और दर्द के बीच लटकते हुए 7 साल निकल गए। हमारा अब तक ब्रेकअप नहीं हुआ था और लियू रुयन ने भी सॉन्ग जिनियन का वेट करना नहीं छोड़ा था कि शायद उसका दिल पिघल जाए। वो सॉन्ग जिनियन के उस एक जोक का वेट कर रही थी जो उसने बचपन में दारू पीकर बोला था, जब मैं 28 साल का हो जाऊंगा और तब तक हम दोनों की शादी नहीं हुई होगी तो फिर हम दोनों आसपास आकर ट्राई कर लेंगे, ठीक है? बस इसीलिए वो हर साल उससे यही सवाल पूछती थी। और इस साल आखिरकार उसको सॉन्ग जिनियन के 28वें साल का वक्त मिल गया। उसके फोन में चल रही उस चैट को घूरते हुए 33 दिन बाद सॉन्ग जिनिया का 28वां बर्थडे था और यही वो दिन था जब मैंने अपने लिए ब्रेकअप करके घर वापस जाकर शादी करने का डिसाइड किया था। उस दिन जैसे ही मैंने उसे स्टडी रूम में जाते हुए देखा, मैं भी अपनी जगह से उठा और लाइट्स ऑफ कर दी। वापस जाकर बेड पर लेट गया। न जाने कितना वक्त गुजर गया था। अंधेरे कमरे में एकदम हल्के कदमों की आवाज सुनाई दी। स्क्रीन ऑन हुआ, फोन बेड के साइड वाले टेबल पर रखा गया। मेरे ठीक पीछे कोई आकर लेट गया था और उसके बाद दोबारा से एक लंबा सन्नाटा छा गया, जब तक कि मेरे साइड से हल्की और नॉर्मल सांसें आने की आवाज नहीं आई। मैंने अपनी आंखें खोली, अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसका फोन उठा लिया। स्क्रीन वापस से ऑन की। उस चैट में अब सिर्फ इतना लिखा था, मुझे याद रहेगा। ये पढ़ने में बहुत छोटा सा सेंटेंस था, पर मैं अच्छे से इमेजिन कर सकता था कि ये टाइप करते वक्त लियू रियन की क्या हालत रही होगी। जरूर वो अपने होठों को हल्के से चबा रही होगी, स्क्रीन को आंखें फाड़ कर देख रही होगी, पूरा फोकस करके एक लंबा सा मैसेज टाइप किया होगा और फिर उसे हटा दिया होगा। एक एक वर्ड को नाप तौल कर लिख रही होगी। उसको इस बात का डर था कि उसकी फीलिंग्स इजीली पकड़ी जाएंगी और साथ ही इस बात का भी डर था कि कहीं उसकी फीलिंग्स सामने वाले तक पहुंच ही ना पाए। ये इतनी केयर और ध्यान रखने वाली हरकतें सिर्फ सॉन्ग जिनिया के आगे ही बाहर आती थीं। ये सब सोचते हुए मेरे चेहरे पर एक फीकी सी स्माइल आ गई। वो पूरे दिल से उस 28 साल वाले प्रॉमिस के पूरे होने का वेट कर रही थी। उसको बस इस बात का वेट था कि सॉन्ग जिनिया उससे शादी करने के लिए हाँ बोल दे। पूरी रात मैं आंखें बंद करके लेटा रहा, पर मुझे नींद नहीं आई। अगली सुबह होते ही मेरे बगल से कुछ हिलने डुलने की आवाज आई। मैंने अपनी आंखें खोली। आज काम से थोड़ा जल्दी फ्री हो जाना, लियू रुया अपने हाथों में स्किन केयर लोशन लगाते हुए बोली। फिर उसने एकदम कंफ्यूज होकर मेरी तरफ देखा। क्यों, कोई काम है क्या? थोड़ी देर चुप रहने के बाद मैंने हल्के से कहा, आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम भूल गई क्या? ये सुनते ही लियू रुया की बॉडी एकदम सख्त हो गई और फिर उसने हाँ में सर हिलाया। पिछले 15 दिनों से लियू रुया के दिमाग में सिर्फ सॉन्ग जिनिया और उस 28 साल वाले प्रॉमिस की बातें घूम रही थी। उसका ध्यान और किसी चीज पर था ही नहीं और इस चक्कर में वो अपना खुद का बर्थडे तक भूल गई थी। पिछले 2 महीने के बारे में सोचते हुए मैंने जो दिन रात एक करके उसके लिए सरप्राइज प्लान किया था, वो सब बर्बाद हो चुका था। मेरे दिल के अंदर अजीब अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी। लियू रिया ने मेरे फेस पर आए उन बदलते इमोशंस को नहीं देखा और बस इतना कहकर चली गई, ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं है, नॉर्मल रखते हैं, पहले की तरह बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पिछले सालों में मैं उसकी बर्थडे पार्टी के लिए अपनी पूरी जान लगा देता था, सिर्फ उसको खुश देखने के लिए, पर उसने मेरी इस मेहनत की कभी कोई वैल्यू नहीं की। इसलिए उसकी ये बात सुनकर मेरी आवाज में खुद का ही मजाक उड़ाने वाली एक टोन आ गई थी। पार्टी की पूरी तैयारी हो चुकी है, सब दोस्तों ने आने का प्रॉमिस भी कर दिया है, अब इसको कैंसिल नहीं कर सकते। इस पार्टी की तैयारी मैंने 3 महीने पहले ही शुरू कर दी थी। उस वक्त मुझे इस बात की भनक तक नहीं थी कि उसके दिल में कोई और मौजूद है। अगर मुझे थोड़ा भी अंदाजा होता तो मैं ये सब कभी अरेंज ही नहीं करता। मेरा ये एक्सप्लेनेशन सुनकर लियू रुयन आगे कुछ नहीं बोली। अपना फोन उठाकर वो रूम से बाहर निकल गई। पलटकर जाने से ठीक पहले मैंने देखा कि उसकी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ी हुई थीं। ऑफिस पहुंचते ही मैं सबसे पहले बॉस के कैबिन में गया और अपना रेजिग्नेशन लेटर उन्हें थमा दिया। जब मैं बाहर आया तो मेरे हाथ में उस रेजिग्नेशन की रिपोर्ट देकर पूरे ऑफिस में हल्ला मच गया। तू सच में जा रहा है? ऐसे अचानक नौकरी कैसे छोड़ दी? क्या कोई दूसरी जॉब फिक्स हो गई है? तू एकदम श्योर है? कहीं ऐसा तो नहीं तू वापस अपने किसी करोड़पति खानदान की प्रॉपर्टी संभालने जा रहा हो? सभी की ऐसी टेंशन भरी बातें सुनकर मैंने अपने हाथ का सामान टेबल पर रखा, हल्के से मुस्कुराया और बोला, घर जाकर शादी करने वाला हूँ। मेरा जवाब सुनते ही मेरे कलीग्स को जैसे पूरी बात समझ आ गई और सबने हाँ में सर हिलाया। लेकिन वहीं मेरा सबसे क्लोज दोस्त किन हाउ मेरे पास आया और धीरे से पूछा, क्या आखिरकार तेरी गर्लफ्रेंड ने शादी के लिए हाँ कर दी? उसको इतनी जल्दी अकल कैसे आई? अब मुझे किसी को कुछ समझाने में टाइम वेस्ट नहीं करना था, तो मैंने आराम से टॉपिक बदल दिया। इन सालों में मेरा ध्यान रखने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। आज शाम को मेरी तरफ से सबके लिए पार्टी है। जॉब के बाद अपने 4-5 कॉलिग्स के साथ खाना खाने
में मुझे 2 घंटे लग गए और उसके बाद जब मैं भागम भाग उस होटल पहुंचा तो ऑलरेडी 8 बज चुके थे। मैं जल्दी से अपने प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ा और जैसे ही मैंने रूम का डोर खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, अंदर से आ रही आवाजों ने मेरे हाथ वहीं रोक दिए। बाहर इतनी ठंड है, रुयन किससे लेने बाहर गई है? और कौन हो सकता है? सॉन्ग जिनियन ही होगा। अभी मैं उसके बिल्कुल नजदीक थी, मैंने खुद सुना है। सॉन्ग जिनियन ने बोला था कि वो आज वापस आ रहा है और बस वो पागलों की तरह उसे लेने निकल गई। सच बोल रही है या झूठ? फिर तो रुयन खुशी के मारे पागल हो गई होगी। आज उसका 28वां बर्थडे है और अगले महीने तक सॉन्ग जिनियन भी 28 का हो जाएगा। अगर वो इस वक्त लौट रहा है तो क्या वो सच में अपनी प्रॉमिस पूरी करने वापस आया है? मैंने अभी सुना था कि सॉन्ग जिनियन वापस से सिंगल हो चुका है। इससे तो पूरा यकीन हो गया है कि ऐसा ही है। लेकिन अगर वो सच में साथ आ गए तो फेंग युअन का क्या होगा? हम सब ने उस बेचारे से इतने सालों से छुपा कर रखा। 7 साल हो गए। उसको अभी तक इस बात की भनक नहीं है कि सॉन्ग जिनियन है कौन, और वो उस रुयन से बेपनाह प्यार करता है। उसमें क्या कर सकते हैं? गलती तो रुयन की ही है जो सीधा सॉन्ग जिनियन के ऊपर गिरी। अगर सॉन्ग जिनियन अपनी प्रॉमिस निभाने के लिए हाँ बोल देता है तो फेंग युअन पक्का धोखा खाएगा। ये बस उसकी बुरी किस्मत है। अच्छा है उसके पास कोई ठोस बैकग्राउंड नहीं है तो उससे पीछा छुड़ाना आसान हो जाएगा। माना पिछले सालों में उसने हमारे और रुयन के लिए बहुत कुछ किया है, उसमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन हम तो रुयन की बेस्टीज है ना, तो हमें रुयन का ही साथ देना पड़ेगा। जब सच में उनका ब्रेकअप हो जाएगा तो हम रुयन को किसी प्रॉब्लम में फंसने नहीं देंगे। उसके बिहाफ पर कोई कार या घर दे देंगे, एक ब्रेकअप फी के तौर पर। दरवाजे के पास खड़ा मैं ये सारी बातें शांति से सुन रहा था। मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। शायद वहां से निकलने का इरादा मैं पहले ही बना चुका था, इसलिए मैं आधा महीने पहले की तरह सैड नहीं था, बल्कि मुझे इस सब पर हंसी आ रही थी। लियू रुयन मेरे साथ ब्रेकअप करना चाहती थी और उसमें उसे अपनी सहेलियों की जरूरत पड़ रही थी मुझे दफा करने के लिए। आखिर इन 7 सालों में मैं किस बेकार से रिलेशनशिप को झेल रहा था। बस ये अफसोस था कि इस बार सबसे पहले निकलने वाला मैं था। मैं बाहर खड़ा था, तभी अचानक कुछ वेटर्स ड्रिंक्स लेकर आए। मैं तुरंत 2-3 कदम पीछे हटा। दरवाजा खुलते ही अंदर होने वाली सारी बातें एकदम से सन्नाटे में बदल गईं। मैं अंदर गया ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हल्के से मुस्कुराते हुए मैंने सबको हेलो बोला। थोड़ी देर तक नॉर्मल बातें करने के बाद लियू रुयान एक अनजान आदमी के साथ वापस रूम में घुसी। उस फिगर को देखकर जो मुझसे 30 से 40% मिलता था, मैं शांति से उसे घूर रहा था। लियू रुयान उसको लेकर पूरे रूम में सबसे मिलाने लगी और लास्ट में वो मेरे पास आई। ये मेरा बचपन का दोस्त है, सॉन्ग जिनियन, उसने इंट्रोड्यूस करवाया। उसकी बात सुनकर सॉन्ग जिनियन ने बड़े आराम से अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके इस आगे बढ़े हाथ को देखकर मैंने भी हाथ मिला लिया। जब हमारे हाथ टकराए, लियू रुयन थोड़ी घबराई और फिर उसने बोलना शुरू किया। ये मेरा जनरल फ्रेंड है, फेंग युअन। जब उसने ये बात कही तो उसको पका लगा था कि मुझे बहुत गुस्सा आएगा, पर उसकी एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल उलट हुआ। मैंने कोई भी रिएक्ट नहीं किया। मैंने सिर्फ आंख उठाकर उसे घूरा और फिर अपना हाथ वापस खींच लिया। मैं 2 कदम पीछे हटा और उन दोनों से प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन कर ली। मेरे चेहरे पर एक बहुत अजीब और सधी हुई सी हंसी थी। हेलो मिस्टर सॉन्ग जी, मैं लियू रुयन का एक आम सा दोस्त हूँ। इंट्रोडक्शंस खत्म होने के बाद रूम में वापस मस्ती शुरू हो गई। सॉन्ग जिनियन काफी ओपन माइंडेड बंदा था, सबसे मजे से बातें कर रहा था। वो एक ग्लास पकड़े हुए सबको ड्रिंक्स ऑफर कर रहा था। उसने पूरी भीड़ को जमा किया पीने और गेम खेलने के लिए। जब सब जोरों शोरों में चल रहा था और उसके हाथ में ताश के पत्ते थे, उसने किसी को तरबूज खिलाने को बोला। लियू रुयन ने 1 सेकंड सोचे बिना अपने फोक से उसे एक पीस उठाकर खिला दिया। सॉन्ग जिनियन ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, टर्न करके वो खा लिया और लियू रुयन का ही ग्लास उठाकर आधी रेड वाइन पी गया। मैं वहां कुछ मीटर दूर बैठा था। मेरी आंखें लगातार उन पर टिकी थीं जब लियू रुयन उस ग्लास को पकड़े हुए पीती जा रही थी, एक के बाद एक ग्लास। और सबसे कमाल की बात ये थी कि वो हर बार उस ग्लास से ठीक वहीं से पी रही थी जहां से अभी सॉन्ग जिनियन ने मुंह लगाया था। एंड होते होते वो काफी टल्ली हो चुकी थी, पर क्लासिक बर्थडे रिचुअल तो होना ही था। सब लोगों ने मिलकर बर्थडे सॉन्ग गाना शुरू कर दिया और उसे उठाकर कैंडल्स बुझाने और विश मांगने के लिए बोला। वो भीड़ भरा रूम अचानक बिल्कुल शांत हो गया। मैं अपनी जगह से उठा और खुद केक लेकर सामने गया। मैंने कैंडल्स लगाई। कैंडल्स पर बने 28 को देकर लियू रुयन ने अपना सर खुजाया। ऐसा लगा जैसे वो अपना नशा उतारना चाहती हो। उसकी नशीली आंखें पूरे रूम में घूमी और उसने एक उंगली उठाई। इस साल का बर्थडे मुझे कोई विश नहीं मांगनी, इसे एक सवाल से बदल देते हैं। बोलते बोलते उसने सॉन्ग जिनियन की तरफ इशारा कर दिया और उसकी वो अजीब और नशे में डूबी गर्म नजरें ठीक सॉन्ग जिनियन के ऊपर ठहर गईं। तुम भी बहुत जल्दी 28 के होने वाले हो, मुझे एक सवाल पूछना है,
तुम्हारी अभी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है? जैसे ही उसने ये पूछा, वहां खड़े सभी लोग आपस में एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। हर तरफ से पड़ रही घूरती नजरों के बीच सॉन्ग जिनियन जरा सा चौंक गया और उसे जवाब दिया, अभी नहीं है। थोड़ी देर शांति छाने के बाद पता नहीं किसने जोर से वाव किया और वो कमरा तुरंत खुशी से झूम उठा। नशे में टल्ली कुछ बेस्टीज खड़ी हुई और नशेड़ी लियू रुयन को घेर कर नाचना गाना शुरू कर दिया। मेरे ठीक सामने चल रहे इस पागलपंथी को देखकर मैं सीधा और बिना हिले बैठा रहा। मैं बहुत ही काम और डिटैच्ड होकर एक ऐसे अनजान और जनरल फ्रेंड का किरदार निभा रहा था जिसे किसी बात की कोई खबर ही नहीं थी। ये सब देर रात तक ऐसे ही चलता रहा। आखिरकार वो बर्थडे पार्टी खत्म हो ही गई। सब लोगों के जाने के बाद मैंने लियू रुयान को सहारा दिया और कार में बिठा दिया। वो अभी तक पिछली खुशियों में गोते खा रही थी। वो गिरते हुए मेरे कंधे पर आ टिकी और नशे में अपनी सारी सच्ची बातें उगलने लगी। मेरे पास हमेशा के लिए रुक जाओ ना, बाकी सब लोग क्यों रह सकते हैं, सिर्फ मैं क्यों नहीं? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैंने तुम्हारा बहुत सालों तक इंतजार किया है, हर दिन सिर्फ तुम्हारा इंतजार करती थी। सामने बैठा हुआ कैब ड्राइवर रास्ते भर इस बकवास को सुन रहा था और साथ साथ चुपके से हंस भी रहा था। कार से उतरते वक्त उसने मुझे इस पियक्कड़ औरत को सपोर्ट करते हुए देखा और अपना मजाक मारने से रुक नहीं पाया। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे बहुत प्यार करती है। मैंने ड्राइवर की तरफ देखा, जरा सा मुस्कुराया और एकदम ठंडी आवाज में बोला, हाँ, वो जिनिया को सच में प्यार करती है, लेकिन मैं जिनिया नहीं हूँ। रात के इस नशे के बाद अगली सुबह होते ही लियू रुयान को याद आया कि कल रात क्या बवाल हुआ था। उसने आकर मुझे पकड़ा और सफाई देना शुरू कर दी। कल रात जैसे ही मैं क्लब पहुंची, उन्होंने मुझे इतनी शराब पिला दी थी, मैंने शायद नशे में आकर काफी बकवास बोल दी होगी। वो सब दारू का नशा था। तुम उसे दिल पे मत लेना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसको कल की चीजें याद होंगी और ना ही मैंने सोचा था कि ये इतना थका हुआ बहाना देगी, लेकिन मैं अब भी पूरी शांति और सेंस के साथ उसकी एक्टिंग में उसका साथ दे रहा था। कोई बात नहीं, ठीक है। पता नहीं क्यों मेरे उस जीरो रिएक्शन वाले चेहरे को देखकर और शायद कल रात जब उसने सॉन्ग जिनन को मुझसे इंट्रोड्यूस करवाया था, तब के मेरे रिएक्शन को याद करके लियू रुयान अचानक से अंदर तक थोड़ी डर गई। बहुत दिमाग लगाने के बाद उसे पक्का होने लगा था कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। उसने तुरंत बाजी पलटने की कोशिश की। कल मैं सबके साथ ड्रिंक करने में बिजी रह गई थी और तुम्हें बिल्कुल भूल ही गई। क्या तुम्हें इस बात का गुस्सा आ रहा है? आज काम से फ्री होने के बाद हम लोग डेट पे चलते हैं, ओके? मैं गुस्सा नहीं हूँ, मेरा दोपहर में कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। पर लियू रुयन तो उल्टा और भी ज्यादा जिद पर अड़ गई। उसने ठान लिया था कि वो हर हाल में मुझे कॉम्पेंसेट करके ही रहेगी। मेरी उसके आगे एक ना चली और आखिर में हार मानकर मुझे उसकी बात माननी ही पड़ी। शाम होने पर मैं कपड़े बदलकर बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक किन हाउ का मैसेज आया। तूने अपने रिजाइन करने की बात अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं बताई क्या? वो अभी तुझे ढूंढते हुए यहाँ आई थी और वो काफी गुस्से में लग रही थी। मैंने अभी पूरा मैसेज पढ़ा भी नहीं था कि लियू रुयन का कॉल आ गया। स्क्रीन पर उसका नाम देखकर मेरी आंखों में टेंशन सी आ गई। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने कॉल उठा लिया। फोन से लियू रुयन की गुस्से से भरी आवाज आई, तुम्हारे कोलीग ने मुझे बताया कि तुमने रिजाइन कर दिया है और तुम शादी करने वाले हो। मैं अभी सोच ही रहा था कि क्या एक्सक्यूज दूं कि लियू रुयन ने ठंडी आवाज में मुझे डांटना शुरू कर दिया। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था मेरा अभी शादी करने का कोई प्लान नहीं है। तो उसे लगा कि मैं रेजिग्नेशन का बहाना बनाकर उसे शादी के लिए फोर्स कर रहा हूँ, तभी वो इतना भड़की हुई थी। ये समझ आने पर मैंने आराम से उसे समझाया, मैंने तो बस कोलीग्स के साथ मजाक किया था। शायद उन्होंने सच मान लिया। रिजाइन इसलिए किया क्योंकि मैं आजकल थोड़ी थक गया हूँ और कुछ दिन रेस्ट करना चाहता हूँ। ये सुनकर फोन के दूसरी तरफ से आ रही उसकी आवाज थोड़ी नॉर्मल हुई। आगे से ऐसा मजाक मत करना, मैंने धीरे से हाँ कह दिया। फिर लियू रुयन ने पूछा कि मैं कहाँ हूँ और क्या उसे मेरे पास आना चाहिए। मैं उसे एड्रेस बताने ही वाला था कि अचानक मुझे फोन से एक बहुत ही हल्की सी हंसी की आवाज सुनाई दी। वो आवाज बिल्कुल सॉन्ग जिनियन जैसी थी। जो बात मैं बोलने वाला था वो मेरे होठों पर ही रुक गई और मैंने कह दिया, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। फोन तुरंत कट गया। धीरे धीरे ब्लैक होती स्क्रीन को देखकर मेरे चेहरे पर एक खुद का मजाक उड़ाने वाली स्माइल आ गई। अगर वो सच में मेरे पास आना चाहती तो इतनी जल्दी फोन क्यों काटी? वो तो बस फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रही थी और मैं बेवकूफ इसे सच मान बैठा। मैंने एक कैब रोकी और डिसाइड किए हुए रेस्टोरेंट पहुंच गया। वेटर ने मेरा नाम सुनकर मुझे सीधा टॉप फ्लोर वाले रेस्टोरेंट में ले गया। जैसे ही मैंने प्राइवेट रूम का दरवाजा खोला, टेबल पूरी तरह से खाने से भरी हुई थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरी कंफ्यूजिंग नजरों को देखकर वेटर ने बहुत रिस्पेक्ट के साथ बताया, मिस लियू ने 10 मिनट पहले कॉल करके खाना ऑर्डर किया था और कहा कि आप पहले खाना खा लें। उन्हें कुछ अर्जेंट काम आ गया है तो उन्हें आने में थोड़ी देर हो जाएगी। अभी अभी हुई उस कॉल को याद करके मेरे चेहरे पर एक मुझे सब पता है वाला एक्सप्रेशन आ गया। पक्का वो सॉन्ग जिनियन के पास गई होगी। वैसे उसने कोई झूठ भी नहीं बोला था। अपने प्यार के साथ रहना, चाहे वो कितनी भी छोटी बात क्यों ना हो, उसके लिए अर्जेंट काम ही होता है। मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया
और सीधा रूम के अंदर चला गया। वेटर ने अच्छे से मेरे लिए कटलरी सेट की और एक एक करके डिशेस के बारे में बताने लगा। टेबल पर रखे इतने सारे सी फूड को देखकर मैंने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी। यूरोप में बिताए उन सालों में मुझे वेस्टर्न खाना पसंद नहीं था, इसलिए मैं अक्सर सी फूड ही खाता था और अब मैं इससे काफी बोर हो चुका था। वापस अपने देश आने के बाद भी मैं इसे ज्यादा पसंद नहीं करता था। अगर पहले मैं उसके साथ खाना खा रहा होता तो इन डिशेस को देखकर मैं पक्का उसके लिए कॉम्प्रोमाइज कर लेता, पर अब मैं अपने आप को और तकलीफ नहीं देना चाहता था। मैंने वेटर को इशारा करके वो सब हटाने को कह दिया। वेटर थोड़ी देर के लिए झिझका और फिर उसने सच्चाई बताई। सर, इस टेबल का बिल मिस लियू पहले ही पे कर चुकी हैं और ये काफी महंगा है। क्या आप श्योर हैं कि आपको ये नहीं खाना? अगर हम इसे हटा देंगे तो रेस्टोरेंट कोई रिफंड नहीं देगा। मैंने अपनी आईब्रोज उठाई और अपने बैग से कार्ड निकालकर उसे दे दिया। पहले इसे हटा दो, जो मैं नया खाना ऑर्डर करूंगा उसका बिल इस कार्ड से पे कर देना, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। मेरा खाना खत्म होने तक लियू रुयन नहीं आई। मुझे भी उसका वेट करने का कोई मन नहीं था। बिल पे करके मैं घर वापस आ गया। मैं अभी आधे रास्ते में ही था कि मुझे कुछ मैसेजेस आए। क्या तुम आज रात कहीं बाहर रह सकते हो? जिनियन अचानक वापस आ गया है और उसका पुराना घर अभी साफ नहीं हुआ है। वहां कोई नहीं रह सकता। वहां की लाइट्स भी खराब है। उसके पेट में थोड़ी प्रॉब्लम है तो उसे अकेले नहीं छोड़ सकते। मैं चाहती हूँ कि वो आज रात हमारे यहाँ रुक जाए। एक तरफ वो सॉन्ग जिनियन का ध्यान रखना चाहती थी और दूसरी तरफ उसे इस बात का डर था कि कहीं उसे हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता न चल जाए। ये सच में काफी फनी था। इस बार मेरा उसकी इस एक्टिंग में साथ देने का कोई मूड नहीं था। मैंने उससे सीधा सवाल पूछा, क्या वो तुम्हारा दोस्त नहीं है? तो हम दोनों का रिलेशनशिप छुपाना क्यों जरूरी है और तुम इससे कब तक छुपाना चाहती हो? मैसेज भेजने के काफी देर बाद मुझे उसका रिप्लाई आया। लियू रुयन ने कोई एक्सक्यूज नहीं दिया, बस एक डेट लिखकर भेज दी, 18 जनवरी। अगर ये पहले की बात होती तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि उसने ये डेट क्यों चुनी है, पर अब मुझे अच्छे से पता था। 18 तारीख को सॉन्ग जिनियन का बर्थडे था। अगर उस दिन सॉन्ग जिनियन अपना प्रॉमिस पूरा करके उसके साथ आ जाता तो वो बिना कुछ सोचे मुझसे ब्रेकअप कर लेती, और अगर उस दिन सॉन्ग जिनियन ने उसे मना कर दिया तो वो हार मानकर मुझसे शादी कर लेती। मजाक के टोन में सच बोल देना, अगर वो रिजेक्ट हो गई तो मैं तो उसका ऑफिशियल बॉयफ्रेंड था ही, उसे सपोर्ट करने के लिए। वो उसे एक मजाक बता सकती थी, चाहे वो आगे बढ़े या पीछे हटे, उसके पास एक परफेक्ट सॉल्यूशन तैयार था। मुझे सच में उसकी इस प्लानिंग पर हैरानी हो रही थी, पर अफसोस अब मैं उसकी लव लाइफ का स्पेयर टायर नहीं बनना चाहता था। मैंने उसे कोई रिप्लाई नहीं किया और सीधा अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। फिर मैंने कैब ड्राइवर को एक होटल का एड्रेस बता दिया। सोने से पहले मैंने थोड़ी शराब पी और अगले दिन दोपहर में जाकर मेरी नींद खुली। मैंने टाइम देखने के लिए जैसे ही फोन ऑन किया मुझे दर्जनों मैसेजेस आने लगे। उनमें से ज्यादातर मैसेजेस लियू रुयन के थे और कुछ उसकी बेस्टीज के थे। तुम कहाँ हो? फोन क्यों नहीं उठा रहे और मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे? गुस्सा हो तो ठीक है, पर ऐसे डराओ मत। रुयन पागलों की तरह तुम्हें पूरी रात ढूंढती रही। मुझे ब्लेम करने वाले इन मैसेजेस को देखकर मैंने एक ठंडी सी स्माइल दी। फोन ऑफ करके सो जाना लोगों को डराना होता है, और वैसे भी उन सबको अच्छे से पता था कि सॉन्ग जिनियन लियू रुयन के दिल के कितने करीब है। क्या सच में उसे मेरी कोई परवाह होगी? मैं ये सब सोच ही रहा था कि लियू रुयन का कॉल आ गया। उसकी टोन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। जिनियन तो बस एक रात रुकने के लिए आया था। क्या तुम्हारा इतना गुस्सा होना जरूरी था? अगर तुम खुश नहीं भी थे तो तुम्हें इस तरह से अपना गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए था। मेरा उसे कुछ भी समझाने का मन नहीं था। मैंने बस एक नॉर्मल सा एक्सक्यूज दे दिया। मैं गुस्सा नहीं हूँ, फोन की बैटरी खत्म हो गई थी इसलिए स्विच ऑफ हो गया था। अगर पहले की बात होती तो लियू रुयन पक्का मेरी इस बात पर यकीन कर लेती, पर आज पता नहीं क्यों उसने थोड़ा शक करते हुए मुझसे क्रॉस क्वेश्चन किया। तो फिर ऐसा क्यों है कि पहले मैं तुम्हें कभी भी कॉल करती थी तो तुम हमेशा अवेलेबल होते थे, पर सिर्फ कल रात को ही तुम्हारा फोन स्विच ऑफ क्यों था? उसका ये सवाल सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ। मुझे अचानक से पुरानी बातें याद आने लगी। कुछ साल पहले एक रात को लियू रुयन के पेट में अचानक दर्द हुआ था। अपनी सेक्रेटरी को कॉल करते वक्त गलती से उसने मुझे कॉल कर दिया था। ये सुनते ही मैं तुरंत उठा और उसे मेडिसिन देने गया था। पिछले साल जब वो बिजनेस ट्रिप पर बाहर गई थी तो हमारे टाइम जोन में 7 से 8 घंटे का डिफरेंस था। लियू रुयन को मेरे यहाँ का टाइम याद नहीं रहता था और वो रात के 3 से 4 बजे कॉल करके मुझसे फाइल के बारे में पूछती थी। मैं अपनी नींद कंट्रोल करके उठता था और सीसीटीवी चेक करके उसकी मदद करता था। 3 महीने पहले मेरी अपेंडिक्स की सर्जरी हुई थी। ऑपरेशन थिएटर से बाहर आने के बाद जब एनेस्थीसिया का असर भी खत्म नहीं हुआ था तब उसका मैसेज आया था और मैंने नर्स से रिक्वेस्ट करके उसे रिप्लाई करवाया था। एक एक करके ये सारी बातें इस बात का प्रूफ थीं कि मैं उससे कितना प्यार करता था, पर अफसोस मैंने चाहे जितना भी किया हो उसे कभी कुछ नजर नहीं आया। मेरी आवाज में अपने आप ही एक दर्द भरा मजाक आ गया। शायद मुझे डर था कि जब तुम्हें मेरी जरूरत हो और मैं अवेलेबल ना रहूं, पर कल रात तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं थी। मेरी इस अजीब सी टोन को सुनकर
लियू रुयान अंदर से थोड़ी हिल गई। 7 साल के रिलेशनशिप में मैंने हमेशा उसकी हर बात मानी थी। मैं उसकी हर बात सुनता था। हम दोनों के बीच कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ था। बहुत सी बातें जो वो बताना नहीं चाहती थी, मैंने कभी उन्हें जानने की जिद नहीं की। अगर कभी मैं थोड़ा उदास भी होता था तो वो बस थोड़ा सा प्यार दिखाती और मैं मान जाता था। नॉर्मल दिनों में डेली रूटीन से लेकर डेट्स तक मैंने हर जगह उसका पूरा ध्यान रखा था। अगर वो खुद से पूछती तो लियू रुयान को मानना ही पड़ता कि मैं उसके लिए एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड था। मेरे उस पुराने प्यार को याद करके उसकी आवाज खुद ब खुद थोड़ी नरम हो गई। मैं जानती हूँ, मैं बस तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी, इसलिए मैंने इतने गुस्से में बात की। तुम अभी कहाँ हो? मैं तुम्हारे पास आती हूँ। मैं इस वक्त उससे बिल्कुल नहीं मिलना चाहता था, तो मैंने बस कह दिया नहीं, जरूरत नहीं है, और कैब लेकर घर वापस आ गया। घर पहुंचते ही मेड ने मुझे बताया कि लियू रुयान अभी अभी बाहर गई है। मुझे गेस करने की जरूरत भी नहीं थी। मुझे पता था कि उसे पक्का सॉन्ग जिनन ने बुलाया होगा। हवा में बची हुई उस मेंस परफ्यूम की खुशबू को फील करते हुए मैंने ये नहीं पूछा कि वो कहाँ गई है। मैंने बस मेड को आराम से खिड़कियां खोलने को कहा ताकि ताजी हवा अंदर आ सके। अगले आधे महीने तक मैं लियू रुयान से बिल्कुल नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी गर्लफ्रेंड को भूल ही गया हूँ। मैंने उसे एक कॉल तक नहीं किया और किसी मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दिया। सॉन्ग जिनयान की वीचैट पोस्ट के थ्रू मुझे अच्छे से पता था कि वो कहाँ कहाँ जा रही है, पर मैं उससे उसके ठिकाने के बारे में कोई सवाल नहीं करना चाहता था, और ना ही मुझे ये जानने में कोई इंटरेस्ट था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मेरे लिए शंघाई में बिताया मेरा हर एक दिन बस एक काउंटडाउन की तरह था। अब मेरे पास ऐसे इंसान के लिए अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करने का बिल्कुल मन नहीं था जिसे एक दिन मुझे छोड़कर जाना ही है। न्यू ईयर ईव वाले दिन आसमान से स्नो गिर रही थी। मेरा मूड काफी अच्छा था। मैं पूरी रात ग्लास विंडो के सामने बैठकर मूवी देखता रहा। सुबह के करीब बाहर फायरवर्क्स और पटाखों की आवाजें आ रही थी। मैं थोड़ा थक गया था और रॉकिंग चेयर पर वापस लेटकर वीचैट मोमेंट्स स्क्रॉल करने लगा। पूरी रात शांत रहने के बाद अचानक दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज आई। मैं चेयर का सहारा लेकर उठ बैठा तो देखा कि लियू रुयन पूरी तरह से नशे में धुत होकर वापस आई है। वो लड़खड़ाते हुए अंदर आई और अपने हाथ में पकड़े हुए बहुत सारे शॉपिंग बैग्स सोफा पर फेंक दिए। फिर मेरे सामने उन्हें एक एक करके खोलने लगी। ये मैंने अभी 2 स्कार्फ्स खरीदे हैं। बाहर इतनी ज्यादा स्नो गिर रही है, तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही ना? और ये रोलेक्स वॉच मैंने कुछ दिन पहले खरीदी थी, तुम्हारे लिए न्यू ईयर गिफ्ट है, देखो पसंद आई? ये बोलते हुए वो अपने हाथ में पकड़े गिफ्ट्स एक एक करके मुझे पहनाने लगी। मुझे गर्मी लग रही थी तो मैंने स्कार्फ निकालकर नीचे फेंक दिया, तो वो फिर से मेरा हाथ पकड़कर सॉरी बोलने लगी। मैं इन कुछ दिनों में बहुत ज्यादा बिजी थी, इसलिए वापस आकर तुमसे मिलने का टाइम नहीं मिला। क्या तुम फिर से मुझसे गुस्सा हो? और हाँ, पिछली बार मुझे तुम्हें ऐसे डिच नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो ना प्लीज, हम आगे से अच्छे से रहेंगे। ये बात बोलते वक्त लियू रुयन मेरे और करीब आ गई और मुझे किस करने की कोशिश करने लगी। मुझसे उसके शरीर से आ रही शराब की बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही थी और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि वो ये क्या पागलपन कर रही है। मैंने किसी तरह उसे समझा बुझाकर बेडरूम में भेजा। उसके सो जाने के बाद मैंने लिविंग रूम में नीचे फैले हुए उन सारे बैग्स को समेटा और फिर अपना फोन उठा लिया। वीचैट मोमेंट्स पर कपल्स की रोमांटिक पोस्ट की लाइन लगी हुई थी, पर उनमें से जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वो सॉन्ग जिनियन की पोस्ट थी। उसने 9 फोटोज का एक कोलाज पोस्ट किया था। वो सारी फोटोज स्नो में एक लड़की के साथ खींची गई थी और उसका कैप्शन भी काफी इंटरेस्टिंग था, फर्स्ट स्नो के वक्त किसी नए, सही और पसंद आने वाले इंसान से मिलना। ये पोस्ट देखते ही मेरे दिमाग में चल रहे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। कोई हैरानी की बात नहीं थी कि लियू रुयन अचानक से नशे में धुत होकर वापस क्यों आई थी और खुद से आकर मुझे प्यार क्यों दिखा रही थी। असल में उसके क्रश ने फिर से किसी नई लड़की को डेट करना शुरू कर दिया था। अगर ऐसा न होता तो वो मुझ जैसे पुराने इंसान को क्यों याद करती? मेरी आंखों में एक ताना सा आ गया। मैंने अपने हाथ की घड़ी उतारी और टेबल पर फेंक दी। अगले कुछ दिनों तक लियू रुयन एकदम बदल सी गई थी। वो कहीं नहीं गई और पूरा टाइम घर पर ही रही, ये कहकर कि उसे मेरे साथ टाइम स्पेंड करना है। मेरे पेट में प्रॉब्लम थी तो वो चुपचाप मेरे पास बैठकर मेरे लिए राइस पॉरेज बनाती रही। अगर मैं किसी ट्रैवल एडवर्टाइजमेंट को थोड़ा सा भी ज्यादा देख लेता तो वो न्यू ईयर के बाद मेरे साथ ट्रिप पर जाने की प्लानिंग करने लगती। शायद उसका दिल टूट गया था, इसलिए इस बार वो मुझे पहले से ज्यादा अटेंशन दे रही थी। पर अब मैं उसकी इन बातों में नहीं आने वाला था। मैं शांति से उसे एक परफेक्ट गर्लफ्रेंड का रोल प्ले करते हुए देखता रहा। मेरी बस कुछ बातों के लिए उसे यहाँ वहां भागते हुए देखकर मुझे दिल में बिल्कुल भी गिल्ट फील नहीं हो रहा था। इन आखिरी दिनों में उसका ये सब करना, मान लो कि वो पुराने कर्जे चुका रही थी। ये सोचते हुए मेरे दिमाग का बोझ और भी कम हो गया था। स्नो गिरना बंद होने के बाद फैंग फैमिली से मेरी माँ ने कुछ सूट्स के डिजाइन भेजे और पूछा कि मुझे कौन सा पसंद है। मैं फोन हाथ में पकड़कर एक एक फोटो को जूम करके देख रहा था और सूट की डिटेल्स चेक कर रहा था। शायद मैं इतना ज्यादा फोकस था कि जब लियू रुयन दबे पांव मेरे पास आई
तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला जब तक कि उसने मेरे हाथ से फोन नहीं छीन लिया। तब जाकर मैंने मुड़कर देखा और उसका चेहरा एकदम से उतरा हुआ था। ग्रूम सूट? तुम दूल्हे के कपड़े क्यों देख रहे हो? मैंने बिना पलक झपकाए एक झूठ बोल दिया। मैंने तुम्हें पिछली बार बताया तो था, मेरे एक दोस्त की जल्दी ही शादी होने वाली है। उसकी वेडिंग आउटफिट में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो वो नया सूट सेलेक्ट कर रहा है और उसने मुझसे हेल्प मांगी है। मेरे चेहरे के नॉर्मल एक्सप्रेशंस देखकर लियू रुयन का डाउट धीरे धीरे खत्म हो गया। उसने मुझे फोन वापस दे दिया और साथ ही पूछा, मैं तो भूल ही गई थी, शादी किस डेट को है? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। उसके चेहरे के उन सीरियस एक्सप्रेशंस को देखकर मेरे चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सी स्माइल आ गई। 19 जनवरी, क्या तुम सच में जाना चाहती हो? ये डेट सुनकर लियू रुयन एकदम सुन्न सी हो गई। मैं लगातार उसे ही देख रहा था और बहुत पेशेंस के साथ उसके आंसर का वेट कर रहा था। काफी देर तक शांति रहने के बाद उसने एक बहुत ही फेक सी स्माइल दी और मुझे टालने के लिए बोली, उस वक्त देखेंगे, क्या पता। उसके बाद के कुछ दिनों में मैंने वहां से जाने की तैयारियां शुरू कर दी। उस दिन के उस सवाल के बाद से लियू रुयन फिर से उसी उदासी में डूब गई थी। वो पूरा दिन ख्यालों में खोई रहती थी और उसके दिमाग में काफी टेंशन लग रही थी। शादी का एक्सक्यूज मेरे पास था ही, इसलिए मैंने भी उससे कुछ नहीं छुपाया। मैं उसके सामने ही अपनी पैकिंग कर रहा था। ग्रेजुएशन के बाद इस रिवरसाइड अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए मुझे 6 साल हो गए थे। मेरा सामान पूरे रूम में भरा पड़ा था। मैंने सिर्फ वही चीजें अपने बैग में रखी जो मैंने खुद खरीदी थी। उसके अलावा बाकी चीजें मैंने बिल्कुल नहीं ली। वैसे भी जिंगबे वापस जाने के बाद वो मेरा ही इलाका था। जिस चीज की कमी होगी वो वहीं से ले लूंगा। ये सब चीजें यहीं छोड़ देता हूँ। कभी कभी जब लियू रुयन वहां आती थी तो वो मेरे बैग्स चेक कर लेती थी। अंदर का सामान देकर उसने कभी मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा। उसका पूरा ध्यान तो बस इस बात पर था कि कब सॉन्ग जिनयन उसे अपनी बर्थडे पार्टी का इनविटेशन कार्ड देगा। उसने इस बात पर तो ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने अपनी बहुत सी पर्सनल चीजें चुपचाप फेंक दी थी। जब तक वो कपल आइटम्स अपनी जगह पर रखे थे जिन्हें मैं हमेशा संभाल कर रखता था, उसे बिल्कुल भी शक नहीं होने वाला था कि मेरे इस बार जाने के बाद मैं कभी वापस नहीं आऊंगा, क्योंकि उसकी नजरों में मैं उससे इतना प्यार करता था कि उसके लिए अपनी जान भी दे सकता था। तो वो कैसे शक कर सकती थी कि मैं सच में उसे छोड़कर जा रहा हूँ? जो जा रहा है उसे जाने दो वाला एटीट्यूड रखते हुए मेरी पैकिंग बहुत आसानी से हो गई। 18 जनवरी, मौसम काफी खराब था। ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होने वाली है। लियू रुयन सुबह जल्दी उठकर सोफा पर बैठ गई थी और लगातार अपना फोन देख रही थी। मैं थोड़ा लेट उठा और डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगा। बाहर का मौसम देखकर मेड बोली, सर, लगता है बारिश होने वाली है, क्या हमें एयरपोर्ट के लिए थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए? ये सुनकर लियू रुयन ने अपना सिर उठाया और एकदम से पूछा, एयरपोर्ट क्यों जा रहे हो? कल मुझे शादी अटेंड करने जाना है। तुमने कहा था कि तुम सोच कर बताओगी, तो क्या तुमने डिसाइड कर लिया? मैंने कैजुअली उसे बताते हुए पूछा और शांति से उसे देखने लगा। वो कुछ सेकंड्स के लिए चुप रही और आखिर में बोली, वो काफी दूर है, मैं तुम्हें एयरपोर्ट ड्रॉप कर देती हूँ। उसके इस जवाब से मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। मैंने टोस्ट का आखिरी पीस खाया, अपने हाथ पोंछे और फिर बेडरूम में जाकर अपना बैग उठा लिया। लियू रुयन ने अभी कार की सीट बेल्ट लगाई ही थी कि अचानक उसके फोन में एक नोटिफिकेशन बजी। लियू रुयन ने जल्दी से उसे चेक किया और अगले ही सेकंड उसकी उन ठंडी आंखों में एक ऐसी खुशी दिखाई दी जिसे वो चाहकर भी नहीं छुपा पा रही थी। उसने अपना फोन नीचे रखा और तुरंत अपनी सीट बेल्ट खोल दी। उसने कार का दरवाजा खोला और कार से नीचे उतरने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि वो ये क्या कर रही है। उसने जल्दी से झुककर मुझे एक्सक्यूज देना शुरू किया। कंपनी में अचानक कोई काम आ गया है, मुझे पहले वो संभालना होगा। मैं ड्राइवर को बोल देती हूँ, वो तुम्हें एयरपोर्ट ड्रॉप कर देगा। इतने सालों से साथ रहने के बाद उसकी उन घबराई हुई आंखों को देखकर मैं आसानी से बता सकता था कि वो झूठ बोल रही है। मैंने उसकी चोड़ी नहीं पकड़ी और बस हल्के से हाँ में सिर हिला दिया। ड्राइवर का वेट करते वक्त मैंने वीचैट मूवमेंट्स ओपन किए और जैसा मैंने सोचा था, सॉन्ग जिनयन ने अपनी बर्थडे पार्टी की फोटोज शेयर की हुई थी और उन फोटोज में वो नई लड़की कहीं नजर नहीं आ रही थी। लगता है उसका फिर से ब्रेकअप हो गया था। इसका मतलब ये था कि सॉन्ग जिनयन ने सालों पहले जो बात कही थी कि अगर वो 28 साल की उम्र तक अनमैरिड रहा तो वो लियू रुयन के साथ आ जाएगा, उस प्रॉमिस के पूरा होने की उम्मीद फिर से जाग गई थी। कोई हैरानी की बात नहीं थी कि वो इतनी खुश क्यों थी। जब ड्राइवर आया तो लियू रुयन ने भी एक वाइट इवनिंग गाउन पहन लिया था और वो पूरी एनर्जी के साथ बगल वाली स्पोर्ट्स कार में बैठ गई। उसने कार का शीशा नीचे किया, मेरी तरफ हाथ हिलाया और पूछा कि मैं कब वापस आऊंगा। इस बार जाने के बाद मैं कभी वापस नहीं आने वाला था। मैं मुस्कुराया। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बस हाथ हिलाकर बाय बोल दिया। अच्छी बात यह थी कि लियू रुयन ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और तेजी से अपनी कार ड्राइव करते हुए वहां से निकल गई। मैं पैसेंजर सीट पर बैठा उस स्पोर्ट्स कार को अपनी नजरों से दूर जाते हुए देखता रहा और फिर मैंने धीरे से ड्राइवर को कहा। आसमान से हल्की हल्की बारिश होने लगी थी, जिससे कार की विंडो गीली हो गई थी और बाहर का सब कुछ धुंधला हो गया था। अब मुझे आसपास का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और अब मैं कुछ देखना भी नहीं चाहता था। मैंने अपनी आंखें बंद की और दिल ही दिल में अलविदा कह दिया, हमेशा के लिए। बोर्डिंग से पहले मुझे पापा का कॉल आया, तुम कितने बजे पहुंच रहे हो? मैं ड्राइवर को तुम्हें पिक करने भेज देता हूँ। मैं भी जल्दी घर जाना चाहता था, इसलिए मैंने मना नहीं किया। कल रात में ठीक से नहीं सो पाया था,
इसलिए फ्लाइट में बैठे ही मुझे नींद आने लगी। 2 घंटे से ज्यादा की फ्लाइट में मैं पूरी तरह से सो गया था। जिंगबे लैंड करने के बाद मैंने अपनी कैप और सनग्लासेस पहने और जैसे ही अराइवल गेट से बाहर निकला मुझे किसी ने रोक लिया। सर, क्या आप फैंग युअन हैं? यह साफ आवाज सुनकर मैंने नींद से भरी आंखों के साथ हल्का सा सिर हिलाया। मुझे फैंग अंकल ने आपको पिक करने भेजा है। मैंने आंखें सिकोड़ कर उसे देखा, ये सोचते हुए कि वो ड्राइवर होगी, पर वो एक इतनी खूबसूरत लड़की क्यों है? कार में बैठते ही मैं विंडो से सिर टिकाकर फिर से सो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने कार के विंडो से बाहर एक अनजान विला देखा। मेरी आवाज में गहरा शक था। ये कहाँ आ गए? ये मेरा घर तो नहीं है। मेरा ये रिएक्शन देकर वो खूबसूरत लड़की हल्के से मुस्कुराई। आज तो नहीं है, पर कल से हो जाएगा। सही मायनों में कहूँ तो ये वेडिंग हाउस है। वेडिंग हाउस? ये सुनकर मुझे पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि मेरी कल सच में शादी होने वाली है। मैंने ओह कहा, कार का दरवाजा खोला और नीचे उतरा और धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ने लगा। वो मेरे पीछे पीछे आ रही थी। यार्ड का नजारा देखते देखते मैंने उससे एक सवाल पूछा, क्या तुम्हें पता है कि मेरी फियोंसे का नाम क्या है? उसने मुझे हैरानी से देखा पर फिर भी जवाब दिया, बै निंगबिंग। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। मुझे जिंगबेई में बाई नाम की किसी भी अमीर फैमिली के बारे में याद क्यों नहीं आ रहा? शायद तुम बहुत सालों से बाहर हो, इसलिए तुम्हें कैपिटल के करंट स्टेटस के बारे में ज्यादा नहीं पता। मैंने खुद को तसल्ली दी और फिर कुछ और जरूरी सवाल पूछे। तो वेडिंग वेन्यू कहाँ है? पिंगाओ विला। कल शादी कितने बजे है? सुबह 11 बजे। मैं झटपट सवाल पूछ रहा था और वो तुरंत जवाब दे रही थी। मुझे इस ड्राइवर की प्रोफेशनल स्किल्स बहुत पसंद आई। सामने ही दरवाजा था। मैं पलटा और अपना सूटकेस लेने के लिए हाथ बढ़ाया। तुम अब जा सकती हो, बस कल टाइम पर आ जाना, मुझे दुल्हन को लेने जाना है। मेरे इतना कहने के बाद भी सामने खड़ी लड़की ने ना कोई जवाब दिया और ना ही उसके जाने का कोई इरादा लग रहा था। मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैं उससे पूछने ही वाला था कि क्या कोई और काम है, तभी ऊपर बालकनी से फैंग की माँ की आवाज आई, शाओ युआन आ गया, जल्दी ऊपर आकर अपना वेडिंग हाउस देखो। मैंने तुरंत सिर उठाकर फैमिली मेंबर्स को हेलो बोला। मेरा हाथ सूटकेस के हैंडल पर था और मैं वहां से जाना चाहता था, पर वो अपनी जगह से हिली तक नहीं। मेरी ये हरकत देखकर फैंग की माँ ने हाथ हिलाते हुए कहा, इसे भी साथ ले आओ, कल ही तो शादी है, अब इसमें शर्माना कैसा? ड्राइवर ही फियंसी है। यह एहसास होते ही मैं अपनी जगह पर बुद्ध बनकर खड़ा रह गया। मेरी नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। मैंने अपनी कैप और सनग्लासेस उतारे और नीचे उसे देखा। मेरी नजरें उसकी उन हंसती हुई आंखों से टकराईं। मेरी आंखों में हैरानी देखकर बै निंगबिंग सब समझ गई। उसने खुद आगे बढ़कर मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मैं अपना इंट्रोडक्शन देना तो भूल ही गई। मैं बै निंगबिंग हूँ। मैंने झिझकते हुए एक ऑकवर्ड सी स्माइल दी और जल्दी से हाथ बढ़ाकर उससे हाथ मिलाया। मेरी आवाज में थोड़ी शर्मिंदगी थी। मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए मैंने पहचानने में गलती कर दी। मैं फैंग युआन हूँ। बै निंगबिंग मुस्कुराई। उसकी आवाज एकदम क्लियर थी और उसे मेरी इस गलती का जरा भी बुरा नहीं लगा था। कोई बात नहीं, आगे हमारे पास बहुत टाइम है, हम धीरे धीरे एक दूसरे को अच्छे से जान लेंगे। प्राइवेट रूम में जाने से पहले लियू रुयान ने नीचे देखकर अपनी ड्रेस ठीक की और हर एक रिंकल को ध्यान से स्मूथ किया। उसका फोन वाइब्रेट हुआ। ये ड्राइवर का मैसेज था। उसने बताया कि तुम फ्लाइट में बोर्ड कर चुके हो। काफी सोचने के बाद उसने एक मैसेज सेंड कर ही दिया, पहुंचने के बाद बता देना कि तुम सेफ हो। खुद को काम करने के बाद लियू रुयान ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोल दिया। लियू रुयान की नजरें सेंटर में खड़े उस इंसान पर टिक गईं जिसके वो हमेशा सपने देखती थी। उसकी हार्ट बीट खुद ब खुद तेज हो गई और वो जल्दी से चलकर उसके पास गई। कुछ लोगों के पार उसने पास खड़े कुछ लड़कों को मजाक करते हुए सुना, आज तो तुम्हें उसे हमें दिखाना ही पड़ेगा, इतने दिनों से छुपा कर रखा है। थोड़ी देर में जब विश मांगने का टाइम आएगा तो हम तुम्हें जरूर दिखाएंगे। विश। 1 महीने पहले अपनी बर्थडे पार्टी पर हुई बातों को याद करके लियू रुयन की आंखों में अचानक एक उम्मीद जाग उठी। 16 साल की उम्र में किया गया वो मजाक क्या आज सच में हकीकत बनने वाला है? इन कुछ घंटों से लियू रुयन के दिमाग में लगातार यही बात चल रही थी। नर्वसनेस की वजह से उसने कई बार शराब पी ली थी। जब केक सामने लाया गया तो उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। उसकी बेस्टीज उसके आसपास खड़ी थीं और उनकी आंखों में एक अजीब सी खुशी चमक रही थी। सपना सच होने वाला है, कैसा फील हो रहा है? लियू रुयन ने सिर नीचे किया और बिना कुछ बोले बस मुस्कुराती रही। तम सिंगरन भी मजे ले रही थी। तभी उसे अचानक कुछ याद आया। उसने अपना हाथ लियू रुयन के कंधे पर रखा। अगर ये सच हो गया तो फैंग युआन का क्या होगा? सॉन्ग जिनियन की बर्थडे पार्टी में तुम्हारा नाम सुनते ही लियू रुयन की स्माइल अचानक से गायब हो गई। उसके दिल में थोड़ी गिल्ट फील होने लगी। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर उसकी बेस्टीज तुरंत उसे समझाने लगी, ब्रेकअप कर ले अभी इसी वक्त, वैसे भी वो एक नॉर्मल लड़का ही तो है, उसे हैंडल करना आसान है। अगर वो कोई तमाशा करेगा तो हम तेरी हेल्प करेंगे, तू बस टेंशन फ्री रह। सबके कहने पर लियू रुयन ने अपना फोन निकाला और कुछ टाइप किया, पर उसका अंगूठा सेंड बटन पर आकर रुक गया। उसे ऐसे हेजिटेट करते देख बाकी लड़कियों को थोड़ी टेंशन हुई और उन्होंने उसका हाथ पकड़कर सेंड बटन प्रेस कर दिया। पहुंचने के बाद बता देना वाले मैसेज के ठीक नीचे एक नया मैसेज आ गया था, हम ब्रेकअप कर लेते हैं। इन दोनों मैसेजेस के बीच 3 घंटे का गैप था। टाइम कैलकुलेट करते हुए उसने सोचा, तुम्हारी फ्लाइट लैंड हो चुकी होगी और तुम बहुत जल्दी ये मैसेज देख लोगे। लियू रुयन अभी सोच ही रही थी कि वो लोग उसे खींचकर सेंटर में ले गए। पूरे रूम में बज रहे हैप्पी बर्थडे सॉन्ग के बीच
और लियू रुयन की उस बेसब्री के बीच सॉन्ग जिनियन ने अपने दोनों हाथ जोड़े और पूरे मन से एक विश मांगी। मैं विश करता हूँ कि मेरे इस 28वें साल में सब कुछ अच्छा हो और अगले साल मैं यूवे के साथ मिलकर विश मांग सकूं। लियू रुयन, जो 1 सेकंड पहले तक मुस्कुरा रही थी, उसका चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया और रूम में मौजूद बाकी लोग, यूवे कौन है, उसे हमसे इंट्रोड्यूस तो करवाओ, सबके ऐसे चिल्लाने पर सॉन्ग जिनियन के चेहरे पर थोड़ी शर्म आ गई। वो मेरी नई गर्लफ्रेंड है। उसके इतना बोलते ही प्राइवेट रूम का दरवाजा बाहर से किसी ने खोला। पर्पल इवनिंग गाउन पहने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की धीरे धीरे अंदर आई। उसने रूम में मौजूद सबको देखकर स्माइल की। मैं जिनियन की गर्लफ्रेंड हूँ, शा यूवे। रूम के शोर शराबे के बीच सॉन्ग जिनियन ने मुस्कुराते हुए अपनी नई गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ा और अपने दोस्तों को अपनी लव लाइफ की डिटेल बताने लगा। लियू रुयन चुपचाप एक कोने में बैठी थी और अपनी बेस्टीज के साथ एक के बाद एक ग्लास शराब पी रही थी। पीते पीते वो सब पूरी तरह से नशे में धुत थी। तंग सिमरन लड़खड़ाते हुए उठी और सॉन्ग जिनियन के सामने जाकर खड़ी हो गई। सबकी हैरान नजरों के बीच उसने अपनी बेस्टी के लिए आवाज उठाई, सॉन्ग जिनियन, क्या तुम भूल गए कि तुमने रुयन से क्या प्रॉमिस किया था? ये सुनकर शा यूवे के चेहरे पर भी क्यूरियोसिटी नजर आई। कैसा प्रॉमिस? सॉन्ग जिनियन का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया, पर तांग शिंगरान नशे में थी। उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। ये देखकर बाकी बेस्टीज भी तुरंत उसे सपोर्ट करने के लिए आ गईं। तुमने रुयन से वादा किया था कि 28 साल के होने पर तुम उसके साथ रिलेशनशिप में आओगे, हम सबको याद है। क्या तुम उसे धोखा देने वाले हो? शा यूवे के चेहरे की स्माइल धीरे धीरे गायब हो गई। उसने पलटकर सॉन्ग जिनियन को घूर कर देखा। नशे में कही गई बातों को कोई सीरियसली कैसे ले सकता है? और वैसे भी मैंने तब कहा था जब मैं सिंगल था। अब मेरी गर्लफ्रेंड है तो वो बात कैसे काउंट हो सकती है? सॉन्ग जिनियन ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत मना कर दिया। उसका एक एक वर्ड किसी कुल्हाड़ी की तरह लियू रुयन के दिल पर वार कर रहा था। उसने एक हाथ से अपने दर्द से तड़पते सीने को पकड़ा और दूसरे हाथ से सोफा का सपोर्ट लेकर खड़ी हो गई। सबकी नजरों के सामने वो पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगी। हाँ, वो काउंट नहीं होता। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, मेरा भी एक बॉयफ्रेंड है। मजाक, वो सब बस एक मजाक था। उसकी ये बात सुनकर शा यूवे के चेहरे पर फिर से स्माइल आ गई। उसने हाँ में सिर हिलाया, सॉन्ग जिनियन का हाथ पकड़ा और लियू रुयन के पास आकर ऐसे खड़ी हो गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लगता है सच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैंने बहुत पहले सुना था कि मिस लियू का एक बॉयफ्रेंड है। आज आप उसे साथ क्यों नहीं लाई? लियू रुयन का दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया था, पर फिर भी उसने स्माइल करने की कोशिश की और उसकी नजरों से नजरें मिलाई। वो शादी अटेंड करने वापस गया है, वो फ्री नहीं था। ये सुनकर शा यूवे ने समझते हुए सिर हिला दिया, पर सॉन्ग जिनियन की आंखों में अचानक से गुस्सा आ गया और उसकी आवाज में पूरा शक भरा था। बॉयफ्रेंड? मैं इतने टाइम से वापस आ चुका हूँ, पर मैंने तो तुम्हारे मुंह से कभी उसका नाम नहीं सुना। सॉन्ग जिनियन का चेहरा फिर से देखकर लियू रुयन के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला। तांग सिंगरान तुरंत आगे आई। उसने लियू रुयन को पकड़ा और सॉन्ग जिनियन को नफरत और ताने भरी नजरों से देखा। उसकी आवाज में ताना था। फॉन्ग युआन ही रुयन का बॉयफ्रेंड है, वही जो उसकी बर्थडे पार्टी में सबसे हैंडसम लड़का था। वो सॉन्ग जिनियन को उस रात की बात याद आई जब तुमने मुस्कुराते हुए कहा था कि तुम बस एक नॉर्मल दोस्त हो। उसे हमेशा से लग रहा था कि दाल में कुछ काला है। उसने बिना सोचे तुरंत क्रॉस क्वेश्चन किया, पर उस दिन तो तुम दोनों ने कहा था कि तुम बस नॉर्मल दोस्त हो। वो तो बस कपर का छोटा मोटा झगड़ा था। सॉन्ग जिनियन, तुमने इतने रिलेशनशिप्स रखे हैं, क्या तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती? एक ही सेंटेंस में सॉन्ग जिनियन का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने सिर उठाकर तांग सिंगरान को घूरा। वो इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैंने दुनिया देखी है, इसीलिए तो मैं और डिटेल्स पूछ रहा हूँ। इसलिए बस पूछ रहा था, अगर तुम सब कह रही हो कि वो बॉयफ्रेंड है तो क्यों ना मैं उसे कॉल करके खुद पूछ लूं? इसी बहाने मेरी नए जीजा जी से जान पहचान भी हो जाएगी। लियू रुयन और उसकी बेस्टीज के चेहरे एकदम से उतर गए। उन सबको एक साथ उस ब्रेकअप मैसेज की याद आ गई। उनके चेहरे देखकर ही सॉन्ग जिनियन को पूरी तरह से यकीन हो गया था। उसने सीधा अपना फोन निकाला और वी-चैट पर मुझे ढूंढा और एक वॉइस कॉल लगा दी। उन औरतों को पता था कि पोल खुलने वाली है, तो वो सब आगे बढ़कर फोन छीनना चाहती थी, पर सिया यूवे बहुत प्रोटेक्टिव थी। वो सीधा उनके सामने आकर खड़ी हो गई। सॉन्ग जिनियन ने भी बिना कुछ सोचे सीधा वॉल्यूम फुल कर दिया और सबके सामने स्पीकर ऑन कर दिया। रूम में एकदम से सन्नाटा छा गया, सिर्फ रिंगटोन की आवाज आ रही थी। लियू रुयन ने अपने दोनों हाथ स्लीव्स में छुपा लिए थे और मुट्ठी कसकर बंद कर ली थी। वो दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि मैं ये कॉल ना उठाऊं। दुआ कर रही थी कि मैंने अभी तक वो मैसेज ना देखा हो। उस 1 मिनट की रिंगटोन बजने के दौरान लियू रुयन को ऐसा लगा जैसे उसका दिल सीने से बाहर आ जाएगा। जब ऑटो कॉल खत्म होने वाली थी और सब लोगों का इंटरेस्ट खत्म होने लगा था, स्पीकर से मेरी शांत और थोड़ी हैरान आवाज आई, कोई काम है? लियू रुयन का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया और इसके बिल्कुल उलट सॉन्ग जिनियन के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी। आज मेरा बर्थडे है, मैंने सुना है कि तुम रुयन के बॉयफ्रेंड हो, तो सोचा तुम्हें भी पार्टी में इनवाइट कर लूं। फोन पर कुछ सेकंड्स के लिए शांति छा गई। लियू रुयन टेंशन के मारे सांस भी नहीं ले पा रही थी। मैं अभी जिंगबेई में हूँ, शायद मैं नहीं आ पाऊंगा। मेरी नॉर्मल टोन सुनकर लियू रुयन ने गेस किया कि शायद मैंने अभी तक वो मैसेज नहीं देखा है। उसने थोड़ी राहत की सांस ली, पर मेरी बात यहीं खत्म नहीं हुई। मैंने एक गहरा
कहा, मेरा और लियू रुयन का ब्रेकअप हो चुका है, तुम कोई गलत फहमी मत रखना। ब्रेकअप हो गया? सॉन्ग जिनियन की आवाज में हैरानी और खुशी दोनों थी। शायद 10 मिनट पहले मुझे उसका ब्रेकअप मैसेज मिला था, मैंने अभी तक रिप्लाई नहीं किया है। मिस्टर सॉन्ग, प्लीज मेरी तरफ से उसे बता देना। आसपास खड़े तमाशा देख रहे सभी लोग हंसना चाहते थे पर हंस नहीं पा रहे थे। सॉन्ग जिनियन के चेहरे पर तो ये साफ दिख रहा था। उसने हंसते हुए उन ड्रामा करने वाली लड़कियों को एक ठंडी नजर से देखा और बहुत हल्के से बोला, मैं तुम्हारा मैसेज उसे दे दूंगा। तो शुक्रिया, और आपको 28वें बर्थडे की बहुत बहुत बधाई। मेरी दुआ है कि प्यार करने वाले हमेशा साथ रहें। पता नहीं ये अनजाने में था या जानबूझकर, पर विश करते वक्त मैंने 28 साल वाले वर्ड्स पर बहुत जोर दिया था। मैं जैसे सबको ये बताना चाहता था कि मुझे अंदर की सारी कहानी पता है, पर वहां मौजूद किसी की भी कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। सब बस चुपचाप फोन कट होते हुए देखते रहे। इस पूरे ड्रामा के बाद रूम का माहौल एकदम ठंडा पड़ गया था। करीब 5-6 मिनट तक एकदम सन्नाटा रहा। आखिर में शा युवे ने आकर मामला शांत किया। उसने लियू रुयन के साथ एक ड्रिंक शेयर की और इस बात को वहीं खत्म कर दिया। अपने ग्लास की आखिरी बूंद पीने के बाद लियू रुयन ने जोर से अपना ग्लास नीचे पटका और अपनी बेस्टीज को लेकर बर्थडे पार्टी से चली गई। बाहर निकलने से ठीक पहले उसे हल्का सा सुनाई दिया कि सिया युवे कुछ पूछ रही थी। सुना तो ऐसा ही है, जिंगबे में फैंग फैमिली कुछ जाना पहचाना लग रहा है, शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। सारी बेस्टीज उसके पास आ गईं। उन्होंने लियू रुयन को पकड़कर एक दूसरा प्राइवेट रूम बुक कर लिया और सब एक साथ उसे समझाने लगी। सॉन्ग जिनियन जैसे आदमी से शादी ना करना ही अच्छा है, वरना पिछले 7 सालों में उसकी जितनी एक्स गर्लफ्रेंड्स रही हैं उनके लिए तो शादी में अलग से 10 टेबल्स लगानी पड़ेंगी। इस तरह के प्लेबॉय का क्या भरोसा जो हर किसी पर लाइन मारता है। अगर सच में शादी हो जाती तो पक्का कोई प्रॉब्लम होती। तू शिया युअन के साथ ही अच्छे से रहे। शिया युअन सॉन्ग जिनियन से लाख गुना बेटर है। वो आज पक्का गुस्से में था, इसीलिए उसने ऐसा बोला। तू वापस जाकर उसे अच्छे से मना लेना, उसे सारी बात समझा देना। वो तुझसे इतना प्यार करता है, वो पक्का समझ जाएगा। उनके इतना सपोर्ट करने के बाद लियू रुयन का उदास मन थोड़ा शांत हुआ। उसने अपना फोन निकाला और मुझे ढूंढा। बहुत दिमाग लगाकर उसने एक मैसेज टाइप किया और भेज दिया। मैं अभी सबके साथ गेम हार गई थी। पेनाल्टी में मुझे अपने बॉयफ्रेंड को ब्रेकअप बोलना था और फिर किसी से कॉल करवाकर तुम्हारा रिएक्शन देखना था। तुम इसे सच मत मानना। तुम्हें जिंगबे पहुंचे कितना टाइम हो गया? क्या तुम होटल में चेक इन कर चुके हो या अभी वेडिंग वेन्यू डेकोरेट करने में बिजी हो? कल वापस आओगे या परसों मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊं? मैसेज भेजे काफी टाइम हो गया था पर कोई रिप्लाई नहीं आया। लियू रुयन की आंखें लगातार स्क्रीन पर टिकी थी और वो अंदर से बहुत घबराई हुई थी। उन सब ने एक दूसरे को देखा और तुरंत एक केस शराब ऑर्डर करके उसे पीने के लिए फोर्स करने लगी ताकि उसका ध्यान भटक सके। अरे शादी है ना, पक्का वो बहुत बिजी होगा। जब शाओवन फ्री होगा तो वो रिप्लाई कर देगा। शिंगरन सही कह रही है, अगर वो सच में गुस्सा हुआ तो कोई बात नहीं, कल हम सब तेरे साथ जिंगबे चलेंगे और खुद जाकर सॉरी बोलेंगे। जब मुझे ये मैसेजेस मिले, मैं रूम में बाई निंगबिंग के साथ उसकी वेडिंग ड्रेस ट्राई करवा रहा था। मैंने मैसेज ओपन किया और पहली लाइन पढ़ते ही मेरी हंसी छूट गई। तो वो ऑन द स्पॉट ऐसे बहाने भी बना सकती है। उसका दिमाग सच में बहुत तेज है। पर अफसोस, अब मैं उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं करने वाला था। मैं इजीली इमेजिन कर सकता था कि लियू रुयन को सबके सामने सॉन्ग जिनियन ने रिजेक्ट कर दिया होगा और अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए वो अब ये सब कवर अप कर रही है। और उस अजीब सी कॉल को याद करके ऐसा लग रहा था कि वहां का सीन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा होगा। इस पल मुझे अचानक थोड़ा अफसोस हुआ कि मैं वो सब अपनी आंखों से नहीं देख पाया। मैंने धीरे से एक सांस ली। अपनी ड्रेस ठीक कर रही बाई निंगबिंग ने आवाज सुनकर अपना सिर उठाया। क्या ये वेडिंग ड्रेस अच्छी नहीं लग रही? तो मैं किसी को बोलकर नई मंगवा लेती हूँ। मैंने हाथ हिलाकर मना किया और तुरंत उसे समझाने लगा। शादी की से मैं एक अच्छा तमाशा मिस कर गया। कैसा तमाशा? अगर प्रॉब्लम ना हो तो क्या मुझे बताओगे? हालांकि मैं उसे सब बताना चाहता था, पर मुझे ये भी पता था कि अपनी फियोंसे के सामने एक्स गर्लफ्रेंड की बात करना थोड़ा अजीब लगेगा, इसलिए मैंने टॉपिक चेंज करने का सोचा। शंघाई के कुछ दोस्तों का बर्थडे था, वहीं थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। कोई बड़ी बात नहीं है, हम पहले शादी पर फोकस करते हैं। मुझे और बताने में इंटरेस्ट ना देकर बाई निंगबिंग ने भी आगे कुछ नहीं पूछा। वो लिविंग रूम से कुछ स्वीट्स लेकर आई। तुम पूरी दोपहर मेरे साथ बिजी रहे, क्या तुम्हें भूख लगी है? पहले कुछ खा लो, थोड़ी देर में फ्री होकर मैं तुम्हारे साथ बाहर चलकर खा लूंगी। तुम क्या खाना चाहते हो? मुझे सच में थोड़ी भूख लगी थी तो मैंने उससे पूछा कि वो क्या खाना चाहती है। मैंने सब कुछ याद कर लिया और फिर बाहर जाकर सब अरेंज कर दिया। खाना ऑर्डर करते हुए मैं सोच में डूब गया। मैंने अभी जो डिटेल्स पता की थी उसके हिसाब से बाई निंगबिंग जिंगबे के बाई ग्रुप की तीसरी बेटी थी। उसकी एक बड़ी बहन थी जो उससे 2 साल बड़ी थी और सबसे बड़ी बहन उससे 5 साल बड़ी थी जो अभी बाई ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट थी। वो अपनी सबसे बड़ी बहन की देख रेख में ही बड़ी हुई थी, अपनी उस प्ले गर्ल दूसरी बहन की तरह नहीं जो रोज नए बॉयफ्रेंड्स बदलती थी। पिछले कुछ सालों से फैंग और बाई फैमिली का काफी आना जाना था। फैंग फैमिली ने भी बहुत इंक्वायरी और चेक करने के बाद शादी का प्रपोजल रखा था। फैंग की मां के हिसाब से बाई निंगबिंग ने बस मेरी फोटो देखी थी और शादी के लिए हाँ कर दी थी, पर इस बात से मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता था। आखिर मैं अपना पिछला रिलेशनशिप खत्म करके शादी करने वापस आया था। मैं सच में फैंग फैमिली के लिए कुछ करना चाहता था। शुरू से लेकर आखिर तक
मैंने इस शादी को कभी दिल से नहीं लगाया था। मैं बस ये सोचता था कि अगर निभ गई तो ठीक है, नहीं निभी तो डिवोर्स ले लेंगे। ये बस एक बिजनेस मैरिज थी, चाहे मैं हूं या बाय निंगबिंग, किसी के पास कोई चॉइस नहीं थी। इसलिए मुझे नहीं लगता था कि मेरी माँ की लव एट फर्स्ट साइट वाली बात सच है। पर पूरी दोपहर साथ बिताने के बाद, हालांकि हम दोनों अभी भी एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते थे, पर कुछ छोटी छोटी डिटेल से मुझे फील हो रहा था कि ये फियोंसे काफी अच्छी है। लुक्स और अपीयरेंस के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं था, वो सच में बहुत खूबसूरत थी। और जहां तक नेचर की बात है, अभी तक देखकर वो काफी स्वीट और काइंड लग रही थी। वो सारे काम बहुत तरीके से करती थी और दुनियादारी भी अच्छे से समझती थी। इस आसमान से टपकी फियोंसे से सेटिस्फैक्शन के अलावा मुझे थोड़ा सरप्राइज भी फील हो रहा था। लगता है मेरे मॉम डैड की चॉइस सच में काफी अच्छी थी। पूरी रात शराब पीने के बाद, लियू रुयन के उठने के बाद सबसे पहला काम था अपना फोन चेक करना कि मैंने रिप्लाई किया या नहीं। 10 घंटे से ज्यादा हो चुके थे, पर चैट बॉक्स अभी भी खाली था। उसने गुस्से से अपनी आंखें मली और अपना गुस्सा निकालने के लिए फोन को दीवार पर दे मारा, जिसकी आवाज से सब लोग तुरंत उठ गए। उसकी इस हरकत को देखकर सबका नशा एकदम से उतर गया। तांग सिंगरन को सबसे पहले समझ आया। उसने सीधा कॉल करके अपने सेक्रेटरी को जिंगबे के लिए 6 अर्लीस्ट फ्लाइट टिकट्स बुक करने को कहा। मुझे नहीं पता था कि फेंग युवन भी ये प्ले हार्ड टू गेट वाले गेम्स खेलता है। हम सब तेरे साथ चलेंगे और उसे मना कर वापस लाएंगे। बाकी लड़कियां भी तुरंत आकर उसे तसल्ली देने लगी। तब जाकर लियू रुयन का मूड थोड़ा ठीक हुआ। बार से बाहर निकलते ही सब लोग सीधा एयरपोर्ट की तरफ निकल गए। रास्ते में लियू रुयान दूर दिख रही ऊंची बिल्डिंग्स को घूरते हुए खोई हुई थी। दिल में थोड़ा पछतावा हो रहा था। अगर पहले पता होता कि ऐसे फेक उम्मीद मिलेगी तो इससे अच्छा था कि कल ही मेरे साथ जिंगबे जाने के लिए हाँ कर देती। उसके दिल में उदासी और भी बढ़ने लगी। वो बस जबरदस्ती खुद को तसल्ली दे रही थी। नहीं जा पाई तो भी ठीक है। अपने कानों से सॉन्ग जिनयान को वो सब बातें कहते हुए सुनकर उसकी सारी उम्मीदें पूरी तरह से टूट चुकी थीं। उसका वेट करते हुए इन पिछले 10-12 सालों में उसने न जाने कितनी बार हिम्मत हार कर गिव अप करना चाहा, पर इस 28 साल वाले प्रॉमिस की वजह से हमेशा दिल में एक छोटी सी उम्मीद बाकी रह जाती थी। खास तौर पर मेरे साथ रिलेशनशिप में आने के बाद वो तो जैसे मेंटली पागल होने वाली थी। उसे समझ नहीं आता था कि अपने इस इतने लॉयल बॉयफ्रेंड को किस मुंह से फेस करे। अब ये डबल चॉइस वाला क्वेश्चन, उसका फाइनल डिसीजन लेने का टाइम आ गया है। उसने कैजुअली अपनी बेस्टीज से पूछा, अगर आज शाओयुआन को नहीं मना पाई तो मैं शादी की बात निकाल कर ट्राई करना चाहती हूँ। तुम लोगों को क्या लगता है? शादी के ये 2 वर्ड सुनकर सारी बेस्टीज की आंखें फटी की फटी रह गईं। फेंग युआन से शादी? उसके फैमिली बैकग्राउंड को देखते हुए अंकल आंटी तो हाँ नहीं करेंगे ना? मानते हैं वो अच्छा है, लुक्स भी अच्छे हैं और नेचर भी बढ़िया है, पर मुझे लगता है डेटिंग के लिए ठीक है। अगर सच में शादी करनी है तो वो तुम्हारे लेवल का नहीं है। हालांकि सब लोग उसे डीमोटिवेट कर रहे थे, पर लियू रुयान ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वो सीट पर पीठ टिका कर बैठ गई। उसके दिमाग में मेरे साथ बिताए हुए पुराने पल लगातार घूम रहे थे। 25वें बर्थडे के बाद से हर कुछ महीनों में मैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शादी की बात निकाल ही देता था। उसका माइंड रीड करने के लिए वो मेरे इरादे अच्छे से जानती थी और ये भी जानती थी कि मेरी फैमिली प्रेशर डाल रही है, पर अपने उस छोटे से सेल्फिश रीजन के लिए वो हमेशा ऐसे एक्ट करती थी जैसे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब हम दोनों की उम्र भी काफी हो चुकी थी और मैं उसे इतना बेपनाह प्यार करता था। उसने भी अब सब एक्सेप्ट कर लिया था और वो अब मुझे खोना नहीं चाहती थी। हालांकि शादी के इस रास्ते में बहुत सी मुश्किलें थीं, पर वो ट्राई करने के लिए रेडी थी। लियू रुयन ने आखिरकार जिंगबे में प्रपोज करने का डिसीजन ले लिया था। उसने अपने असिस्टेंट को एक मैसेज भेजा, कहा कि पिछले दिनों इंटरनेट पर जो वेडिंग रिंग्स वायरल हो रही थीं, उन्हें ऑक्शन में खरीद लें। फ्लाइट में बोर्ड करने से ठीक पहले असिस्टेंट ने बताया कि वो रिंग्स किसी ने 900 मिलियन के क्रेजी प्राइस पर खरीद ली हैं। सिर्फ एक वेडिंग रिंग्स का जोड़ा ही तो है, इतने हाई प्राइस पर बिकी। लियू रुयन थोड़ी हैरान हुई और बायर का नाम पूछा। असिस्टेंट ने रिप्लाई में एक वर्ड भेजा, बाय, जिंगबे की बाय फैमिली। इस सर्कल में इतने फेमस लास्ट नेम को याद करके लियू रुयन भी थोड़ी हैरान रह गई, पर उसके बाई फैमिली की सेकंड डॉटर के साथ थोड़े टर्म्स थे, तो उसने कॉल करके पूछा, वो वेडिंग रिंग्स? हाँ, वो मैंने खरीदी हैं। मेरी छोटी बहन की आज शादी है, मैं उन्हें एज अ वेडिंग गिफ्ट देना चाहती थी। तुमने थोड़ा लेट पूछा, बाई फैमिली की थर्ड डॉटर की भी आज ही शादी है? सारी अच्छी खबरें एक ही दिन क्यों आ रही हैं? लियू रुयन की आंखों में थोड़ी हैरानी दिखी, पर फिर भी उसने वर्ड्स को केयरफुली चूज करते हुए बहुत पोलाइटली थैंक यू कहा। मैंने थोड़ी ज्यादा पी ली थी, इसलिए बिट करना भूल गई। सेकंड मिस, आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि थर्ड मिस की शादी है तो मेरी तरफ से भी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस कह देना। पता नहीं किस फैमिली का लड़का इतना लकी है। उसकी ये बटरिंग सुनकर फोन से 22 सेकंड मिस की खुश मिजाज हंसी आई। मेरी बहन की शादी फैंग फैमिली में हो रही है। दोनों फैमिलीज बराबर की हैं और मैच भी बहुत अच्छा है, एकदम परफेक्ट मैच। ये फैंग वर्ड सुनते ही लियू रुयान को मेरी याद आ गई। मेरा लास्ट नेम भी फैंग है। क्या मैं जो शादी अटेंड करने गया हूँ
वो बाई और फैंग फैमिली की वेडिंग है। जिंगबे की फैंग फैमिली में क्या मेरा कोई कजन या दोस्त है? लियू रुयान के दिमाग में बहुत से अजीब ख्याल आने लगे। कार से उतरते ही सर्दियों की ठंडी हवा लगी तो वो सारे ख्याल एकदम गायब हो गए। उसने अपना सिर हिलाया और हाथ उठाकर अपना माथा दबाया और इन सब फालतू के ख्यालों को दिमाग से निकाल दिया। मैं एक नॉर्मल से काउंटी टाउन का लड़का हूँ, मेरा फैंग फैमिली से क्या कनेक्शन हो सकता है? कैपिटल एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड होने के बाद लियू रुयान ने मुझे एक कॉल किया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। मेरे आसपास से शोर शराबे की आवाज आ रही थी और मेरा एटीट्यूड कुछ खास अच्छा नहीं था। एक्स गर्लफ्रेंड स्पेशली कॉल किया है, कोई काम है क्या? ये टाइटल सुनते ही लियू रुयान को कल की सारी बातें याद आ गईं। उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, पर वो जानती थी कि अभी गुस्सा करने का टाइम नहीं है, इसलिए उसने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और पेशेंस के साथ मुझे समझाने लगी। कल वो ब्रेकअप वाला मैसेज सिर्फ एक मजाक था, क्या तुम मुझ पर यकीन नहीं कर सकते? उसकी बात बीच में ही मैंने काट दी। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये गेम था या नहीं, मैं सिर्फ उसी पर यकीन करता हूँ जो मैं देखता हूँ। तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मेरे पास तुम्हारे साथ फालतू बातें करने का टाइम नहीं है। इतना बोलकर उसके रिएक्शन की परवाह किए बिना मैंने सीधा कॉल कट कर दिया। मेरे इस एटीट्यूड से लियू रुयान गुस्से से आग बबूला हो गई। तांग शिंगरान तुरंत उसे खींचकर कार में ले आई। अभी फोन पर झगड़ा हुआ है ना, मिलने के बाद थोड़ा प्यार से बात करना, एकदम मान जाएगा। बेस्टीज के बारी बारी समझाने के बीच कार अंडरग्राउंड पार्किंग से बाहर निकल आई। ड्राइवर ने एड्रेस पूछा। ये सुनकर सभी लड़कियां हैरान रह गईं, एक दूसरे का मुंह देखने लगी। किसी को नहीं पता था कि वेडिंग वेन्यू कहाँ है। तांग शिंगरान चाहती थी कि लियू रुयान दोबारा कॉल करके पूछे, पर उसे डर था कि कहीं दोनों में फिर से झगड़ा ना हो जाए, तो उसने अपने फोन से कॉल किया। हम जिंगबे पहुंच गए हैं, वेडिंग वेन्यू कहाँ है? कुछ सेकंड्स बाद फोन से एक लड़की की आवाज आई, सीधा पिंगाओ विल्ला आ जाओ। ये अनजान आवाज सुनकर लियू रुयान की आंखों में गुस्सा दिखा। उसने सीधा फोन छीन लिया और पूछना चाहा कि वो कौन है, पर कॉल कट हो गया। ये देखकर तांग शिंगरा ने कुछ बहाने बनाकर उसे तसल्ली दी। शाओयुआ कैसा इंसान है, क्या तुम नहीं जानती? उसने अभी बताया ना कि वो बिजी है, वो बेस्ट मैन है, शायद उसने अपना फोन किसी दोस्त को पकड़ा दिया होगा। इस बात पर तो तुम्हें जेलस नहीं होना चाहिए ना। तब जाकर लियू रुयान का चेहरा थोड़ा नॉर्मल हुआ। सारी बेस्टीज ने जल्दी से लोकेशन बताई। जब पिंगाओ विल्ला वर्ड्स उन्होंने सुने तब उन्हें रियलाइज हुआ कि कुछ गड़बड़ है। क्या ये जिंगबेई का फेमस रिच एरिया नहीं है? वहाँ ऐसे लोग रहते हैं जिनके एक खांसने से पूरा सर्कल हिल जाता है, ऐसे वीआईपी लोग। तुम्हारा दोस्त, उसकी शादी का फंक्शन यहाँ हो रहा है। लियू रुयान के दिल में भी घबराहट होने लगी। फ्लाइट लेने से पहले वाले वो ख्याल फिर से बाहर आने लगे, कहीं मैं सच में फैंग फैमिली का दूर का कजन तो नहीं हूँ। शादी शुरू होने वाली थी। गेस्ट्स एक एक करके अपनी सीट पर बैठ रहे थे। मैं टॉप फ्लोर की बालकनी में खड़ा था। ये पूरी वेडिंग बाय निंगबिंग ने अकेले प्लान और डेकोरेट की थी, बहुत दिल से। पर आज अपनी आंखों से देखने के बाद ही मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी माँ ने शायद झूठ नहीं बोला था, बल्कि उन्होंने तो काफी छिपा कर बोला था। फांग और बाई फैमिली की शादी में रूल के हिसाब से पूरे सर्कल के सभी बड़े और रेप्यूटेड लोग अटेंड करने आएंगे, पर सब मिलाकर ज्यादा से ज्यादा 700 से 800 टेबल्स होंगी। इतनी बड़ी जगह की क्या जरूरत पड़ गई? हालांकि धूप निकली हुई थी, पर आखिर सर्दी का मौसम था, बाहर अभी भी ठंडक थी। गेस्ट्स के एक्सपीरियंस के लिए चारों तरफ स्पेशली न जाने कितने सारे एसीज लगवाए गए थे। यूरोप से फ्लाइट से मंगवाए गए फ्रेश फ्लावर्स से स्टेज डेकोरेट किया गया था और फ्रंट डेस्क से दिए जाने वाले रिटर्न गिफ्ट्स में प्योर गोल्ड से बने हुए लव लॉक्स थे। हर एक गेस्ट को एक एक दिया गया। ये इतनी लग्जरी और ग्रैंड दिखावा बचपन से फॉरेन में पले बड़े मुझे भी थोड़ा चुभने लगा था। मैंने हवा से उड़े अपने बाल ठीक किए और अभी 2 लफ्ज बोलने ही वाला था कि बाई निंगबिंग चलकर पास आई। उसकी आवाज में पूरी केयर थी। अंदर चलते हैं। उसके पीछे पीछे रूम में गया। उसने मुझे एक गर्म कॉफी का कप दिया। अभी किसी ने कॉल करके बताया कि वो जिंगबे पहुंच गए हैं और पूछ रहे थे कि वेडिंग वेन्यू कहाँ है। क्या वो तुम्हारे दोस्त हैं? क्या हमें उन्हें गेट पर पिक करने जाना चाहिए? कौन दोस्त? मेरे चेहरे पर थोड़ी हैरानी दिखी। मैंने जल्दी से फोन उठाया और कॉल लॉग्स चेक किए। तांग सिंगरा नाम देकर मेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस एकदम अजीब हो गए। तांग सिंगरा की कॉल? वो जिंगबे पहुंच गई? बाई निंगबिंग को अभी तक नहीं पता था कि क्या हुआ है। उसने हल्के से सिर हिलाया। मेरे होंठों पर एक अजीब सी स्माइल आई। पिक करने की जरूरत नहीं है, वो खुद अंदर आ जाएंगी। यहाँ बहुत लोग आए हैं। मैंने देखा कि आसपास के पहाड़ों पर भी बहुत से कैमरास छुपकर शूट कर रहे हैं। मैं किसी को भेजकर सिक्योरिटी टाइट करवा देती हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। बाई निंगबिंग ने भी ज्यादा नहीं सोचा और हाँ बोल दिया। जाने से पहले उसने वेडिंग रिंग्स मेरे हाथ में थमा दी। उसे रूम से बाहर जाते हुए देखकर मेरी बहुत देर से रुकी हुई हंसी आखिरकार बाहर आ ही गई। लियू रुयान मेरी शादी अटेंड करने आई है। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि जब वो मुझे स्टेज पर खड़ा देखेगी तो उसके चेहरे का रिएक्शन कितना मजेदार होगा। मैंने अपने हाथ में पकड़ा रिंग बॉक्स उठाया और खोला। जब अंदर रखी रिंग्स को ध्यान से देखा तो मैं थोड़े से हैरान रह गया। ये रिंग्स मैंने 2 महीने पहले एक मैगजीन में देखी थी और लियू रुयान को भी शेयर की थी। उस वक्त मैं इमेजिन कर रहा था कि किसी दिन मैं उसके सामने घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज करूंगा। कौन सोच सकता था कि सिर्फ आधे महीने बाद
मुझे उसका और सॉन्ग जिनियन का सच पता चल जाएगा। बहुत देर से जिस शादी और रिंग्स का वेट था, अब वो दोनों मेरे पास हैं। जहां तक दुल्हन की बात है, बदल गई वो ही सबसे अच्छा हुआ। आज के दिन तक पिछले 7 सालों में जो भी हुआ, मुझे उनसे अब कोई लगाव या इमोशन नहीं बचा है। अब बस इस बात की खुशी है कि मैं उससे बच गया। ठीक 11 बजे शादी टाइम पर शुरू हुई। सबकी नजरों के सामने फैंग फैमिली के हेड यानी मेरे पापा ने बाई निंगमिंग का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे हॉल के बीच में लाए और उसे मेरे पास लाकर खड़ा कर दिया। शुरुआत की रस्में नॉर्मल तरीके से पूरी होने के बाद जल्दी ही रिंग एक्सचेंज करने का टाइम आ गया। बाई निंगमिंग ने रिंग उठाई और मुझे पहनाने ही वाली थी कि अचानक स्टेज के नीचे से बवाल होने की आवाज आई। मैंने आवाज की तरफ देखा और एक ही झलक में लियू रुयान को पहचान लिया। वो किसी पागल की तरह अपने सामने खड़े लोगों को धक्का दे रही थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी और वो सीधा स्टेज की तरफ घूर रही थी। उसका पूरा चेहरा गुस्से और नफरत से इतना बिगड़ चुका था कि उसकी असली शक्ल पहचान में ही नहीं आ रही थी। उसकी कुछ सहेलियां भी उसके पीछे पीछे लड़ने के लिए आ रही थीं और जोर जोर से मेरा नाम चिल्ला रही थीं। इस अचानक हुए कलेश ने वहां बैठे सारे मेहमानों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सब लोग अजीब नजरों से कभी स्टेज पर तो कभी नीचे देख रहे थे। चारों तरफ से आने वाली इन बुरी और सवाल भरी नजरों के बीच मैं एकदम शांत था। मैंने अपना सिर घुमाकर बाई निंगमिंग को देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा और कंफ्यूजन साफ दिख रहा था। मैंने जल्दी से उसे 2 लाइन में समझाया, ये शंघाई के मेरे कुछ दोस्त हैं। क्या हम शादी की रस्में थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं? मुझे बस कुछ मिनट दे दो ताकि मैं उन्हें समझा सकूं। बाई निंगमिंग ने थोड़ा हिचकिचाते हुए हाँ में सिर हिलाया। मैंने हाथ का इशारा करके सारे स्टाफ को रोकने को कहा। सिक्योरिटी गार्ड्स ने बवाल करने वाली इन लड़कियों को तब तक पकड़ लिया था और उन्हें बाहर घसीटने ही वाले थे, पर मेरा इशारा देकर वो रुक गए। शुरू से लेकर एंड तक लियू रुयान की नजरें सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर गड़ी हुई थी। 1 सेकंड के लिए भी इधर उधर नहीं हुई। मुझे ग्रूम के कपड़ों में देकर और अपने सामने इतना शांत खड़ा देकर उसका अपने गुस्से पर से कंट्रोल पूरी तरह उड़ गया। उसने अपने दांत पीसते हुए मुझसे पूछा, तुमने तो कहा था कि तुम किसी दोस्त की शादी में आए हो, ये दोस्त तुम खुद ही हो? उसे इतना गुस्से में देकर मुझे थोड़ी हंसी आ गई। दरअसल जब कोई कहता है कि मेरा एक दोस्त है तो उसका मतलब वो खुद ही होता है ना। मेरी इन 2 बातों ने लियू रुयान को इतना गुस्सा दिला दिया कि वो बस हंसने ही वाली थी। उसने अपनी आंखें बंद की और जब वापस खोली तो उनमें गुस्से की आग जल रही थी। क्या इसी वजह से तुमने मुझसे छुपकर शादी कर ली? छुपकर क्या? फैंग और बाई फैमिली की शादी की न्यूज पिछले 1 महीने से इंटरनेट पर चल रही है। लियू रुयान, क्या तुम इंटरनेट यूज नहीं करती? लियू रुयान को जैसे अचानक कुछ याद आया और उसने झटके से अपना सिर घुमाकर मेरी बगल में खड़ी दुल्हन को देखा। बाई निंगमिंग का चेहरा उसकी बड़ी बहन बाई यूशेंग से काफी मिलता जुलता था, इसीलिए लियू रुयान ने उसे एक ही झलक में पहचान लिया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके होठ हल्के हल्के कांप रहे थे। उसके पूरे जिस्म पर सिर्फ एक ही वर्ड लिखा था, अनबिलीवेबल। बाई निंगमिंग तुमसे शादी कर रही है तो फिर तुम असलियत में हो कौन? उसके पीछे खड़ी तांग जिंगरान और उसकी बाकी सहेलियों को भी अब ये बात समझ आई और उनके मुंह से शौक में आवाज निकल गई, फैंग युआन, तुम बीजिंग की फैन फैमिली से हो? मैं शांति से उनको देखता रहा और बहुत आराम से अपना इंट्रो दिया। अगर ठीक से कहूँ तो मैं बीजिंग के फैंग ग्रुप का अगला वारिस हूँ। मिस्टर फैंग जिंग युआन और मिसेस शैन मानकिंग का अकेला बेटा और बाई निंगमिंग का पति। क्या किसी को मेरी औकात और पैसे को लेकर और कोई सवाल है? मेरी इन भौकाली टाइटल्स ने उन सबको एकदम चुप करा दिया। ये सच है कि शंघाई में इन लड़कियों का थोड़ा रोब था, पर ये बीजिंग था, देश का कैपिटल। इनके छोटे मोटे कनेक्शंस और पैसे फैंग और बाई फैमिली के सामने कचरे के बराबर थे। पता नहीं कितनी देर तक सन्नाटा छाया रहा। तब जाकर लियू रुयान ने भारी आवाज में एक ऐसा सवाल पूछा जो उसके लिए बहुत जरूरी था। तुमने पहले कभी क्यों नहीं बताया? तुमने भी तो बहुत कुछ छुपाया ना, जैसे वो 28 साल उम्र वाला वादा। मेरी इन 2 बातों ने लियू रुयान का चेहरा एकदम सफेद कर दिया। वो फिर से छटपटाने लगी और घबरा कर लगातार एक्सप्लेन करने लगी। मैं ये सब समझा सकती हूँ, मैं जिनियन को कभी भूल नहीं पाई थी, पर इन 7 सालों में मैंने उसकी बात अभी आधी ही हुई थी कि अभी तक चुपचाप सब देख रही बाई निंगमिंग ने उसकी बात काट दी। उसने गार्ड्स को ऑर्डर दिया, इनको बाहर ले जाओ। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और बहुत प्यार से मुझसे बोली, अभी पुरानी बातें करने का टाइम नहीं है। शादी खत्म होने के बाद हम तुम्हारी दोस्तों को अलग से खाने पर बुला लेंगे। मेहमानों को और वेट मत कराओ। बाई निंगमिंग बहुत समझदार और कैपेबल लड़की थी। शायद उसने इन कुछ मिनट्स में ही समझ लिया था कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उसने बात आगे बढ़ने से रोक दी। जब लियू रुयान अपने गैंग के साथ अंदर घुसी थी तभी मैं दिमाग में ये प्लान बना चुका था कि ये शादी कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि बाई फैमिली भी बीजिंग का एक बहुत बड़ा नाम थी, उनकी इज्जत थी। दूल्हे की एक्स गर्लफ्रेंड ने आकर शादी में बवाल मचा दिया, ये बेइज्जती वो कभी बर्दाश्त नहीं करते। अगर कलेश और बढ़ता तो शादी वही कैंसिल कर दी जाती। पर उन लोगों को घसीट कर बाहर जाते देख
मैंने कभी नहीं सोचा था कि बाई निंगबिंग इस क्रिटिकल टाइम पर इतना फास्ट और स्ट्रिक्ट डिसीजन लेगी। भले ही मैंने हाँ में सिर हिलाया, पर मेरे दिल में बहुत सारे डाउट्स थे। पर अभी सवाल पूछने का टाइम नहीं था। बाई निंगबिंग ने मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों वापस स्टेज के सेंटर में आ गए। हल्का हल्का पियानो म्यूजिक फिर से बजने लगा। पूरे हॉल की तालियों और बधाइयों के बीच हम दोनों ने रिंग एक्सचेंज करने की रस्म पूरी की। जब दुल्हन ने अपने फूलों का गुलदस्ता पीछे फेंका तो आसमान से ढेर सारे फूल और रिबन गिरने लगे। दोपहर की चमकती धूप उसके छोटे और खूबसूरत चेहरे पर पड़ रही थी। मैं पलटा और मैंने वापस पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे अपने ब्राइट फ्यूचर की तरफ बढ़ गया। इस ग्रैंड शादी के खत्म होने के बाद मैं बहुत थक गया था। दिन में जो बवाल हुआ उसके बारे में सोचकर मुझे लगा कि अब टाइम आ गया है कि उसे सब कुछ साफ साफ बता दूं और एक ओपन डिस्कशन करूं। सोच समझकर मैंने बात शुरू की। आज जो कुछ भी हुआ, क्या उसके बारे में तुम कुछ पूछना चाहती हो? बाई निंगबिंग जो अपना चेहरा साफ कर रही थी, उसके हाथ रुक गए। उसने मुझे घूर कर देखा। अगर तुम बताना चाहते हो तो मैं पूछना चाहूंगी, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मुझे कुछ नहीं पूछना। उसका ये बैलेंस्ड और सॉफ्ट एटीट्यूड देकर मैं थोड़ा शॉक रह गया। मुझे पहली बार लगा कि मैंने शायद किसी स्पेशल लड़की से शादी की है और मैं उसे ध्यान से घूरने लगा। शादी में इतना बड़ा बवाल हो गया, फिर भी उसने कोई कंप्लेन नहीं की। उसने अपनी क्यूरियोसिटी को कंट्रोल किया और मेरे राइट्स और फ्रीडम की इज्जत की। उसका ये बड़पन देखकर मुझे सच में थोड़ी रिस्पेक्ट फील हुई और मैंने उससे 2 सवाल पूछे। क्या तुम्हें क्यूरियोसिटी नहीं है कि मेरा और उनका क्या रिलेशन था? क्या तुम्हें टेंशन नहीं है कि आज जो हुआ उसके पीछे और कितना कलेश हो सकता है? बाई निंगबिंग पास रखी एक सॉफ्ट चेयर पर बैठ गई। उसकी आंखों में एकदम शांति थी। क्यूरियोसिटी भी है, टेंशन भी है, पर वो जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि हमारी शादी सेफली खत्म हो गई। तुम मेरे पति बन गए और हम दोनों आगे चलकर बहुत सारे दिन एक साथ जिएंगे। और पुरानी बातों का क्या है? अगर तुम शेयर करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, अगर नहीं बताना चाहोगे तो मैं समझ सकती हूँ। सब कुछ ऑलरेडी पास्ट हो चुका है। जो चीज ठीक नहीं हो सकती उसके पीछे पड़ने का क्या फायदा? एक सेकेंड के लिए मुझे फील हुआ कि लोगों की सोच में कितना फर्क हो सकता है और बाई निंगबिंग के लिए मेरी रिस्पेक्ट और बढ़ गई। शायद उसकी बातों ने मुझे थोड़ा इन्फ्लुएंस किया और अब मेरा भी कुछ छुपाने का मन नहीं था, तो मैंने सब क्लियर कर दिया। शादी में आने वाली वो लड़कियां मेरी एक्स गर्लफ्रेंड और उसकी सहेलियां थीं। हम 7 साल तक रिलेशन में थे और मैं उससे शादी करना चाहता था, पर उसके दिल में हमेशा से कोई और था। जब मुझे पता चला तो मैंने डिसाइड किया कि ब्रेकअप करके वापस बीजिंग चला जाऊंगा और मॉम डैड तो पहले से ही शादी के लिए प्रेशर डाल रहे थे, तो मैंने हाँ बोल दिया। कल ही हमारा ऑफिशियल ब्रेकअप हुआ है। उसे पता नहीं था कि मैं फैंग फैमिली से हूँ, इसलिए वो बवाल करने आ गई। मेरी बातें सुनते सुनते बाई निंगबिंग के चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन आया। कल ब्रेकअप किया और आज शादी कर ली, क्या ये थोड़ा जल्दबाजी नहीं है? शायद थोड़ी जल्दबाजी है, पर ये हमारी सिर्फ एक बिजनेस मैरिज है ना। बाहर वालों के सामने एक ठीक ठाक पति पत्नी की एक्टिंग करनी है, बस उतना ही बहुत है ना। जब मैं ये बोल रहा था तो मेरे चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन था जैसे मैं कोई सबसे नॉर्मल बात कह रहा हूँ। ये देखकर बाई निंगबिंग की हंसी और गहरी हो गई। क्या तुम्हें इस बात की परवाह नहीं है कि जिस लड़की से तुम शादी कर रहे हो वो कैसी है? ज्यादा परवाह नहीं है, मैं बस जल्दी से फैंग ग्रुप का बिजनेस संभालना चाहता हूँ। बाई निंगबिंग का दिल झटके से धड़का। उसने मुझे बहुत देर तक देखा और फिर हल्के से सिर हिलाया। तो शादी के बाद शायद हमारी आपस में ठीक ठाक जम जाएगी। उधर पब्लिक के सामने सिक्योरिटी गार्ड्स द्वारा 100 मीटर तक घसीटे जाने वाली बेइज्जती लियू रुयान ने अपनी पूरी लाइफ में नहीं सही थी। उसकी बाकी दोस्तों की हालत भी उससे कुछ ठीक नहीं थी। उन लोगों को रिसोर्ट के मेन गेट के पास फेंक दिया गया था। दसियों सिक्योरिटी गार्ड्स के डंडे देकर उनके अंदर गुस्सा तो था, पर उनकी मुंह खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और सामने सीढ़ियों के नीचे सैकड़ों रिपोर्टर्स थे जो अपने हैवी कैमरास उठाए खड़े थे, जो इस ग्रैंड शादी को कवर ना कर पाने की वजह से परेशान थे। कुछ तेज नजर वाले रिपोर्टर्स ने लियू रुयान को एक ही झलक में पहचान लिया और वो जल्दी से आगे भागकर इंटरव्यू लेने लगे। मिस लियू, क्या आप भी बाई फैमिली की 3rd डॉटर और फैंग युआन की शादी में एज अ गेस्ट आई थी? आपकी हालत थोड़ी खराब लग रही है, अंदर क्या हुआ? एक ने आगे बढ़कर पूछा तो बाकी रिपोर्टर्स भी इंटरव्यू लेने और फोटोज खींचने के लिए भिड़ गए। लियू रुयान का मूड पहले से ही नर्क जैसा था और अब ऊपर से लोगों ने उसकी ऐसी बर्बाद फोटोज खींच ली थी, उसका दिमाग खराब हो गया। उसने आगे खड़े रिपोर्टर को जोर से धक्का दिया। ढेर सारे कैमरास जमीन पर पटक कर तोड़ दिए और अपने गैंग के साथ एटीट्यूड में वहां से निकल गई। उसी रात लियू रुयान का रिपोर्टर्स को मारने पीटने वाला कलेश एंटरटेनमेंट न्यूज की टॉप हेडलाइन बन गया। लियू ग्रुप की इज्जत एक ही रात में जमीन पर आकर गिर गई। हर जगह से उनके खिलाफ फेक न्यूज और गालियां आने लगी। लियू फैमिली ने बहुत पैसे खर्च किए, पर वो इस नेगेटिव आग को नहीं रोक पाए। सॉन्ग जिनियन का जब फोन आया तब उसमें खुद को होटल के रूम में लॉक कर रखा था और दारू पीकर टल्ली थी। मैंने न्यूज में देखा कि बाई फैमिली के साथ जिसकी शादी हुई है वो फैंग युआन है। वो बीजिंग की फैंग फैमिली का है? हाँ, तो क्या हुआ? ये फिक्स आंसर सुनने के बाद सॉन्ग जिनियन की आवाज में एक अलग ही खुशी थी। अभी युवेई ने मुझे बताया कि लियू, सॉन्ग, तांग और जिया
इन चारों फैमिलीज का जो ज्वाइंट प्रोजेक्ट था उसका ड्राफ्ट बन चुका है। सुना है कि इस प्रोजेक्ट को पास करने की आखिरी पावर बीजिंग वालों के हाथ में है। अब क्योंकि तुमने उसके साथ इतने सालों तक प्यार किया है तो क्या उससे मदद मांगने का कोई रास्ता निकल सकता है ताकि ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ लग जाए। लियू रुयान का दिमाग भले ही दारू से खराब था पर उसके अंदर थोड़ा कॉमन सेंस अभी भी बचा था। उसने एक ठंडी हंसी हंसी और उसकी आवाज में दुख और नाउमीदी साफ दिख रही थी। उससे मदद मांगू? उसने ऑलरेडी बाई निंगबिंग से शादी कर ली है। तो क्या हुआ? तुम दोनों 7 साल तक साथ थे ना। अब अगर ब्रेकअप हो भी गया है तो पुराना रिश्ता थोड़ी ना भूल जाएगा वो। एक बार ट्राई करके तो देखो। तुम्हारे पापा अंकल लियू ने भी अभी मुझे कॉल किया था, पूछ रहे थे कि तुम कहाँ हो। वो बहुत गुस्से में लग रहे थे। अगर तुमने ये प्रोजेक्ट सेट कर दिया तो उनका गुस्सा शांत हो जाएगा और वो आज के कलेश को माफ कर देंगे। ये समझाने वाली बातें सुनकर लियू रुयान का दिल थोड़ा पिघल गया पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि सीधा हाँ बोल दे। तो उसने कोई क्लियर जवाब नहीं दिया, बातों को गोल गोल घुमाकर फोन काट दिया। वो किसी तरह बेड से उठी और बाथरूम में जाकर अपना चेहरा पानी से धोया। उसका आधा नशा उतर चुका था और दिमाग लाइन पर आ गया था। कुछ मिनट बाद तांग जिंगरान ने दरवाजा नॉक किया और अंदर आ गई और उसको पकड़कर इस प्रोजेक्ट के बारे में प्लानिंग करने लगी। वो सोफा पर टेक लगाकर बैठी थी, उसकी आंखें एकदम ठंडी थीं और वो खिड़की के बाहर देख रही थी। उसके दिमाग में ढेर सारी बातें घूम रही थी। ये प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा खजाना था। बीजिंग, शंघाई और मकाऊ की बहुत सारी बड़ी पार्टियां इसे लूटना चाहती थीं। शंघाई की 4 बड़ी फैमिलीज ने आपस में हाथ इसीलिए मिलाया था ताकि वो इजीली इसे अपने कब्जे में ले सके और उन्होंने जो इंटेलिजेंस निकाली थी उसके हिसाब से ऊपर से जो इस प्रोजेक्ट को संभाल रहा था वो 90% चांस थे कि फैंग जियू होंगी, मेरी सगी बुआ। अगर उनके थ्रू इस गेम में सेटिंग बन गई तो आधी मेहनत में पूरा रिजल्ट मिल जाएगा। बहुत देर तक सोचने के बाद लियू रुयान ने आखिर का ट्राई करने का डिसीजन ले ही लिया। सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं बल्कि उसके अंदर अपने खुद के स्वार्थ के लिए भी। वो एक और मौका ढूंढना चाहती थी, मुझसे एक आखिरी बार मिलने का। शादी के अगले दिन लीगली हस्बैंड वाइफ बनने के बाद मैं सीधा फैंग ग्रुप के हेडक्वार्टर्स चला गया जहां मुझे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट दी गई ताकि मैं जल्दी इस सिस्टम को समझ सकूं। मेरे पापा ने अपने खुद के ट्रेन किए हुए कुछ खास सेक्रेटरीज और असिस्टेंट्स मेरे पास भेज दिए थे। मैंने पूरा दिन फाइल्स और रिपोर्ट्स देखी और आखिर का ग्रुप के अंदर का हाल ठीक से समझ गया। जब मेरा फोकस स्क्रीन से हटा तो मैंने देखा कि बाहर रात हो चुकी थी। रात के 8 बज गए थे। पूरी बिल्डिंग में सिर्फ मेरे ऑफिस की लाइट ऑन थी। मैंने अपनी आंखें रगड़ी, अपना फोन उठाया और नीचे आ गया। जैसे ही मैं अंडरग्राउंड पार्किंग में पहुंचा मैंने देखा कि बाई निंगबिंग वहां खड़ी वेट कर रही थी। वो यहाँ क्यों आई है मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने सीधा उसके पास जाकर पूछ लिया, आज तुम फ्री थी क्या? बाई निंगबिंग हल्के से हंसी। उसकी आवाज में एक मजबूरी थी। आज हमारी शादी का दूसरा दिन है। लॉजिक के हिसाब से देखे तो मुझे शादी की छुट्टी पर होना चाहिए। ये सुनते ही और सुबह सिविल रजिस्ट्री से निकलते वक्त जब मैंने ऑफिस आने की बात कही थी तब जो एक्सप्रेशन उसने बनाया था उसे याद करके मैं आखिरकार समझ गया कि उस अजीब एक्सप्रेशन का मतलब क्या था। मुझे थोड़ी शर्म आई तो मैंने 2 लाइन में सिचुएशन क्लियर की। पहली बार शादी कर रहा हूँ तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इन सब चीजों को मैं भूल गया था पर ये मैरिज लीव, हनीमून, ये सब तो नॉर्मल पति पत्नी की टेंशन होती है ना। हमारी तो एक बिजनेस शादी है, इसमें सेलिब्रेशन की क्या जरूरत है। बाई निंगबिंग की आंखों में एक दुख साफ दिखा पर उसने तुरंत अपने इमोशन को कंट्रोल कर लिया। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और पैसेंजर सीट पर बैठ गई। अगर तुम बिजी हो तो सेलिब्रेशन जरूरी नहीं है पर क्योंकि हमारी शादी हुई है तो इस बिजी बिजनेसमैन को अगर एक डिनर पर बुलाऊं तो मिस्टर फैंग मान तो जाएंगे ना। उसके बोलने के ढंग में एक हल्का सा मजाक था जिसे सुनकर मेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। मैंने खुशी से हाँ में सिर हिलाया और गाड़ी में बैठ गया। डिनर एक बहुत फेमस वेस्टर्न रेस्टोरेंट में था। हम दोनों थोड़ा लेट पहुंचे थे तो प्राइवेट रूम्स सब बुक हो चुके थे। मुझे भूख भी लगी थी और मैं अब किसी और नए कलेश में नहीं पड़ना चाहता था। तो बाई निंगबिंग से पूछने के बाद हम दोनों ने हॉल में एक कॉर्नर टेबल ले ली। मेन्यू आने के बाद बाई निंगबिंग ने सीधा वो मुझे थमा दिया और उस रेस्टोरेंट के कुछ स्पेशल डिशेस बताने लगी। उसकी एडवाइस के हिसाब से मैंने अपनी पसंद की 4-5 चीजें ऑर्डर कर दी और फिर मेन्यू उसके हाथ में पकड़ा दिया पर बाई निंगबिंग ने कुछ ऑर्डर नहीं किया। मेरी यादों में पहली 2 बार जब हमने साथ खाना खाया था तो हम दोनों की चॉइस एक दूसरे से काफी अलग थी। तो जब उसने मेन्यू वापस किया मुझे टेंशन हुई कि कहीं ये उसके टेस्ट का ना हो। तो मैंने आराम से समझाते हुए कहा, सच में और कुछ ऑर्डर नहीं करना? मेरा टेस्ट थोड़ा अजीब हो सकता है, जरूरी नहीं कि तुम्हें ये खाना पसंद आए। बाई निंगबिंग ने हंसते हुए सिर हिलाया। उसकी आंखें मुझे देखते हुए चमक रही थी। क्योंकि अब हम पति पत्नी हैं तो आगे चलकर हमें रोज एक ही टेबल पर खाना खाना है। जो तुम्हें पसंद है मैं जरूर उसे ट्राई करना और उसे स्लोली एक्सेप्ट करना चाहूंगी। हमने सिर्फ शादी की है, एक दूसरे को अपना सब कुछ बेच थोड़ी ना दिया है। खाते टाइम सबको अपना फेवरेट खाना चूज करने का पूरा हक है। तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ बोलना है तो बिंदास बोलो, हम हर प्रॉब्लम को आपस में डिस्कस करके सॉल्व कर लेंगे। मेरी इस बात को सुनकर बाई निंगबिंग एकदम शॉक रह गई। उसने अपनी आंखें
झुकाई और उसकी आवाज में एक हल्की सी खुशी झलक रही थी। क्या हर प्रॉब्लम को डिस्कस किया जा सकता है? मैंने एकदम ईमानदारी से हाँ में सिर हिलाया। तो क्या हनीमून कैंसिल ना करने पर भी डिस्कशन हो सकती है? उसका इस तरह इतना सीरियस फेस बनाकर पूछते देकर मुझे लगा वो कोई बड़ी डिमांड करेगी, पर उसके मुंह से जो शब्द निकला वो हनीमून था। उस वक्त मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया था। तुम्हें सच में हनीमून पर जाने का इतना मन है? बाई निंगमिन मुझे शांति से देख रही थी और उसके चेहरे पर एक मीठी सी स्माइल थी। इस शादी की तैयारी के लिए बहुत मेहनत लगी है, इसलिए मैं एक आराम की छुट्टी चाहती थी। हमारी दोनों फैमिलीज की भी यही ख्वाहिश है कि हम जल्दी एक दूसरे के क्लोज आ जाएं, और मुझे लगता है कि हनीमून इसके लिए एक बेस्ट आइडिया है। तुम्हें क्या लगता है? उसका इतना प्यारा और सच्चा टोन सुनकर मैंने पहले से जो बहाने तैयार रखे थे वो मेरे गले में ही अटक गए। सच कहूं तो बाई निंगबिंग एक बहुत ही अच्छी बीवी थी जो हर वक्त मेरी चॉइस को रिस्पेक्ट देती थी। हनीमून मेरे लिए ऐसा कोई मैटर नहीं करता था, पर मैं इतनी छोटी सी बात के लिए उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था, तो मैंने हाँ बोल दिया। मेरे इस आंसर को पाकर बाई निंगबिंग के चेहरे पर एकदम चमकती हुई स्माइल आ गई। तो जब तुम अपने प्रोजेक्ट से फ्री हो जाओगे तब टाइम निकाल कर मैं सब कुछ सेट कर लूंगी। उधर लियू रुयान पूरा दिन फैंग ग्रुप की बिल्डिंग के नीचे खड़ी वेट करती रही। तब जाकर उसने मुझे देखा। वो मेरे पीछे पीछे रेस्टोरेंट तक आई और एक टेबल लेकर बैठ गई। वो एक मौका ढूंढ रही थी मुझसे अकेले में मिलने का, पर पूरी रात मैं अपनी सीट से उठा ही नहीं। बाई निंगबिंग के साथ बातें करते, हंसते और एक दूसरे को खाना सर्व करते देखकर उसको जैसे आग लग गई थी। टेबल पर आए खाने को 2 घंटे हो गए थे, पर उसने एक बाइट तक नहीं खाया। उसकी आंखें सिर्फ और सिर्फ मेरे उस मुस्कुराते चेहरे पर गड़ी हुई थी। बड़ी मुश्किल से जब मैं वॉशरूम के लिए उठा तो लियू रुयान जल्दी से उठकर पीछे आई। उसने हॉलवे में मुझे आवाज दी, तुमने बाई निंगबिंग से शादी के लिए क्यों हाँ कहा? इस पहचानी हुई आवाज को सुनकर मैंने पीछे मुड़कर देखा। मेरी आंखों में एक झलक का सरप्राइज था। अगर मुझे ठीक से याद है तो हमारा ब्रेकअप हो चुका है ना? मैं शादी करूं या ना करूं इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? मेरी इस बेपरवाह टोन से लियू रुयान को लगा जैसे उसकी कोई औकात ही नहीं। उसका दिल गुस्से से फट रहा था। पर फैंग और बाई फैमिली की शादी 1 महीने पहले ही फिक्स हो गई थी। उस वक्त तो हमारा ब्रेकअप भी नहीं हुआ था और तुमने तभी अपना अगला शिकार ढूंढ लिया था। मैंने अपने हाथ बांधे और उस पे एक सार्कास्टिकली ग्लांस मारा। मेरी टोन अभी भी एकदम ठंडी थी। मैं पिछले 1 महीने से ही दिल्ली वापस आकर शादी करने का प्लान बना रहा था। इसमें इतना कलेश किस बात का? जब तुम 7 साल से सॉन्ग जिनियन के 28वें बर्थडे पर ब्रेकअप करने का प्लान बना सकती हो, तो मैंने अगर 1 महीने पहले से अपने लिए नया रास्ता बना लिया तो इसमें क्या गलती है? मेरी 2 लाइन्स ने लियू रुयान की आवाज बंद कर दी। उसने अपने हाथ की मुट्ठी कस ली, अपने सीने में उठ रहे पछतावे और उस नाउमीदी को दबाया और अपनी इनोसेंस साबित करने की कोशिश करने लगी। मेरा और उसका मैटर वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मुझे पता है वो मुझसे प्यार नहीं करता, पर हम दोनों ने इतने साल का साथ गुजारा है और हमारे बीच एक प्रॉमिस था, इसलिए वो मेरे दिल की एक जिद बन गया था। पर मैं सच में हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। दिल्ली आते वक्त मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ बुलवाने की भी तैयारी कर ली थी। मैंने एंगेजमेंट रिंग तक चुन ली थी। क्या तुम एक बार मेरा ट्रस्ट नहीं कर सकते? ये सारी फालतू बातें सुनकर मुझे सिर्फ हंसी आ रही थी। उसने जब तुम्हें धक्के मार के निकाल दिया तब तुम्हें अपने इस बैकअप प्लान की याद आई? अफसोस की बात है, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। लियू रुयान, जाओ और जाकर सॉन्ग जिनियन को ही प्रपोज करो। क्या पता इस बार वो हाँ बोल दे। मेरी आवाज में साफ साफ मौकरी और घिन थी, जिसे सुनकर लियू रुयान को और ज्यादा दर्द हो रहा था। वो एक कदम आगे आई और उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर मैंने पीछे हटकर अवॉइड कर दिया। उसने मुझे कभी भी पसंद नहीं किया था। पहले मैं सच में पागल थी, जिसे उसका असली चेहरा नहीं दिखा। जब तक उसकी बर्थडे पार्टी नहीं हुई मुझे ये क्लियर नहीं हुआ कि इन 7 सालों में मुझे तुम्हारे साथ रहने की आदत पड़ चुकी है। मैं सच में बस तुमसे ही शादी करना चाहती थी। पहले मुझे लगता था कि भले ही वो 2 नाव में पैर रख रही है, पर उसके अंदर थोड़ी सी तो सच्चाई है। पर अब उसकी ये सब बातें सुनकर मुझे अचानक घिन आने लगी थी। तुम इस बात से चिढ़ती हो ना कि उसने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया? इस बात से नफरत है कि उसने तुम्हें सिर्फ एक बैकअप बनाकर रखा? तुम्हें लगता है ना कि तुमने उसके लिए 10 साल वेट किया और तुम्हारा ये सच्चा प्यार भगवान भी देख रहा है? तुम तो खुद अपनी इस कुर्बानी पर इमोशनल होकर रोने वाली हो। पर उससे नफरत करते टाइम क्या तुमने कभी 1 सेकंड के लिए भी सोचा है कि अंदर से तुम भी सॉन्ग जिनियन जैसी ही हो? उसने तुम्हें हाँ नहीं बोला तो तुम्हें ये बात चुभती है। तुम दोनों एक ही थाली के चटे बटे हो। तो फिर मेरे सामने ये धोखा खा गई और पछतावा हो रहा है वाला रोना धोना क्यों कर रही हो? एक ही झटके में लियू रुयान के चेहरे का रंग उड़ गया और वो एकदम सफेद पड़ गई। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो इस वक्त क्या फील कर रही है और मैं वहां खड़े रहकर उसके साथ और कलेश नहीं करना चाहता था। मैं मुड़ा और हॉल की तरफ चलने लगा। जब हम दोनों एक दूसरे के बगल से गुजरे तो लियू रुयान खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और उसने झटके से मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरा सब्र भी अब जवाब दे चुका था। मैंने जोर से उसका हाथ झटक दिया। तभी मेरे सिर के ऊपर लगा एक पुराना और खराब झूमर चर्रर की आवाज के साथ टूट गया और सीधा मेरे सिर पर गिरने लगा। उस मौत के आने वाले सेकंड में लियू रुयान ने बिना सोचे
मुझे धक्का देकर साइड कर दिया। कई किलो भारी वो लोहे की लाइट सीधा उसके कंधे पर आकर गिरी और वहां से खून के छींटे उड़ गए। धक्का खाकर कुछ मीटर दूर गिरे मुझे वहां ठीक टाइम पर आई हुई बाई निंगबिंग मिल गई। मुझे रहा नहीं गया और मैंने पीछे पलट कर देखा। एक ही झलक में मैंने लियू रुयान को खून के तालाब में गिरे हुए देखा। वो दर्द के मारे एकदम सिकुड़ गई थी। अपने लेफ्ट हाथ से उसने अपने राइट कंधे को जोर से दबा रखा था जहां से खून निकल रहा था और दर्द की वजह से उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। आवाज सुनकर भागते हुए आए वेटर्स जल्दी से लियू रुयान की चोट चेक करने लगे। बाई निंगबिंग ने भी टेंशन में मुझसे पूछा कि कहीं मुझे तो चोट नहीं आई। जब उसने कंफर्म कर लिया कि मैं एकदम ठीक हूं तो उसने चैन की सांस ली और मुझे सहारा देकर इस कलेश वाली जगह से निकाल ले गई। मेरा दिमाग पहले ही हिला हुआ था तो मैंने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और उसके सहारे नीचे आ गया। हम दोनों को एक साथ वहां से जाते हुए देखकर जमीन पर पड़ी लियू रुयान ने अपने होंठों को जोर से काट लिया। वो कोई आवाज नहीं निकालना चाहती थी पर उसके गले से निकलने वाली सिसकियां रुक ही नहीं रही थी। उसने पूरी नाउमीदी के साथ अपनी आंखें बंद की और उसके दिमाग में ढेर सारी पुरानी यादें घूमने लगी। जब उसके पेट की बीमारी का अटैक आता था तो मैं एक सेकंड के लिए भी उससे दूर नहीं जाता था। बहुत सारे डॉक्टर्स को कॉल करता था और हर टाइम उसकी तबीयत का ध्यान रखता था। जब वो किसी दीवार से टकरा जाती थी और उसके हाथ पर नीला निशान पड़ जाता था तो मैं तुरंत जाकर कुछ अंडे उबाल कर लाया करता था और धीरे धीरे रगड़ कर उसकी सेक करता था और मेरी आंखों में उसके लिए पूरा दर्द होता था। जब उसे रात को नींद नहीं आती थी तो मैं अपनी नींद को जबरदस्ती रोकर उसके साथ बैठकर अलग अलग लाइट म्यूजिक सुनता था और उसे नींद आने वाली ऐसी कोई सूप बनाकर पिलाता था। पहले उससे जुड़ी हुई हर छोटी चीज पर मैं पूरी जान लगाता था और आज जब वो मेरी जान बचाने के चक्कर में इतनी बुरी तरह जख्मी पड़ी थी तो मैंने कोई रिएक्शन तक नहीं दिया और खुलेआम किसी और लड़की के साथ वहां से चला गया। इस पल तक आते आते लियू रुयान को आखिरकार यकीन हो गया कि अब का मैं वो आदमी नहीं था जिसे वो जानती थी। मैं अब उसे अपनी इकलौती दुनिया नहीं मानता था और ना ही अब मैं उससे प्यार करता था। नए शादी वाले घर पहुंचने के बाद मेरा मूड धीरे धीरे नॉर्मल हुआ। मैं सोफा पर लेटा था और सामने लाई हुई गर्म चाय पी रहा था। अभी जो कुछ भी हुआ था उसे याद करके मेरा दिल अभी भी थोड़ा धक धक कर रहा था। मैं बस बाई निंगबिंग के सामने थोड़ी भड़ास निकालने ही वाला था कि झटके से मैंने देखा कि वो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर मेरे सामने बैठ गई। मैंने अपनी आंखों से अपनी पूरी बॉडी को ऊपर से नीचे तक चेक किया पर मुझे कोई भी जख्म नहीं दिखा तो उसके इस काम पर मुझे और भी अजीब लगा। तुम ये फर्स्ट एड बॉक्स यहाँ क्यों लाई हो? बाई निंगबिंग ने कोई जवाब नहीं दिया और धीरे से मेरे टखने की तरफ इशारा किया। मेरी नजर वहां गई तब जाके मुझे पता चला कि मेरी हील के पीछे कांच के टुकड़े लगने से थोड़ी सी स्किन छिल गई थी। उसने कॉटन स्वैब उठाई और उस पर थोड़ा अल्कोहल लगाया। उसकी आवाज बहुत ही सॉफ्ट थी। शायद थोड़ा दर्द होगा। इतनी छोटी सी चोट पर तो मैं नॉर्मल दिनों में घंटा ध्यान नहीं देता तो उसको इतना टेंशन में देखकर मुझे थोड़ी शर्म आई। इतनी छोटी सी चोट है, ठीक नहीं भी किया तो चलेगा। बोल तो मैंने दिया पर जैसे ही अल्कोहल उस चोट पर लगा मैंने सर करके एक ठंडी सांस खींची। साफ करने के बाद बाई निंगबिंग ने एक बैंडेड निकाला और चोट पर लगा दिया और ध्यान रखने को बोलती रही। मैं भी किसी से थोड़ा वाटरप्रूफ सामान मंगवाती हूँ। इन 2 दिनों में जब तुम नहाओ तो उसे पहन लेना। थोड़ा ध्यान रखना, चोट पर पानी मत लगने देना। अगर बाहर जाना हो तो चप्पल पहन लेना। मैं बचपन से ही घर से दूर अपनी बुआ के पास रहा था। देश वापस आने के बाद 4 साल कॉलेज और 6 साल का रिलेशनशिप सब कुछ मैंने बाहर अकेले ही गुजारा था। ये पहली बार था जब कोई मेरे जिस्म की इतनी छोटी सी चोट के लिए इतना बड़ा बवाल कर रहा था। शौक होने के साथ साथ मैं माहौल को थोड़ा लाइट करना चाहता था तो मैंने एक छोटा सा मजाक किया। इतनी टेंशन मत लो, क्या पता जब तक तुम्हारा सामान आए मेरी चोट ही ठीक हो जाए। बाई निंगबिंग ने अपनी आंखें उठाई और मुझे एकदम फोकस करके देखने लगी। उसके चेहरे पर ऐसा सीरियसपन था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। आज तुम्हें जो चोट लगी है वो मेरी केयरलेसनेस की वजह से है। मैं अपनी गलती से पीछे नहीं हट सकती। अगर चोट है तो दर्द तो होगा ही। मैं नहीं चाहती थी कि इतना बड़ा झटका खाने के बाद तुम्हारी बॉडी को और कोई तकलीफ हो, इसलिए मैं इतनी बकवास कर रही हूँ। पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखने में कोई नुकसान नहीं है। बस एक बार मेरी बात मान लो। पता नहीं उसकी आवाज इतनी सच्ची थी इसलिए या उसकी आंखों में वो दिखने वाला गिल्ट था, मेरे दिल के तार छिड़ गए थे और वो अंदर ही अंदर धक धक कर रहा था। मेरी हिम्मत नहीं हुई उसकी आंखों में सीधा देखने की। मैंने नजरें झुका ली और हल्के से हाँ में सिर हिलाया। बाई निंगबिंग के फर्स्ट एड बॉक्स लेकर वहां से जाने के बाद मुझे तांग जिंगरांग का कॉल आया। फेंग युआन, रुयान तुम्हारी जान बचाने के चक्कर में इतनी बुरी तरह जख्मी हो गई है और तुम उसे एक बार देखने तक नहीं आए। उसका ऐसे बिना किसी बात के मुझे ब्लेम करना सुनकर मैं भी खुद पर ये गंदा कीचड़ नहीं उछलने देना चाहता था। मैंने एक ठंडी हंसी हंसी। अगर वो मेरे पीछे पड़कर मेरा हाथ पकड़ के नहीं रखती
तो वो लाइट मेरे सिर पर गिरती ही नहीं। उसका चोट लगना उसकी अपनी खुद की गलती है। इसमें तू मेरे सिर बिल क्यों फाड़ रही है? जो भी हो, उसने मौत के वक्त क्या तुम थोड़ा सा भी पुराना प्यार याद नहीं रख सकते? मैं सच में इसकी इस बेशर्मी और सच को झूठ में बदलने की औकात की दाद देता हूँ। मेरा अब अचानक मेरी नजर अपने पैर पर लगे बैंडेड पर पड़ी तो मैंने सीधा एक झूठ बोल दिया। मैं उसे देखने आना तो चाहता हूँ, पर मेरे पैर पर भी चोट लगी है, अभी मैं बाहर नहीं निकल सकता। फोन पर 10 से 15 सेकंड का सन्नाटा छाया रहा। तांग जिंगरान ने अपना गला साफ किया और एक नई डिमांड सामने रख दी। नहीं आ सकते तो ठीक है, पर एहसान तो चुकाना पड़ेगा ना। मैंने सुना है कि 1 महीने बाद यून दाओ प्रोजेक्ट की ओपनिंग पार्टी है। तुम अपने सेक्रेटरी को बोलकर कुछ इनविटेशन कार्ड्स भिजवा दो तो हिसाब बराबर समझेंगे। तो ये गेम चल रहा था इसके दिमाग में। मुझे हंसी आ गई और मैंने ऐसे ही कैजुअल होके हाँ बोल दिया। फोन काटने के बाद मैंने बुआ को 2-4 मैसेज किए और इस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स पूछी और फिर उनको बोला कि कल मेरे पास कुछ इन्विटेशन कार्ड्स भिजवा दे। अगले कुछ दिनों तक मैं चाहे कुछ भी करने जाऊं, बाई निंगबिंग मेरे पीछे पीछे आती रही। शुरू में मैं उसे समझाता था कि वो जाकर अपना कोई काम कर ले, पर वो हर बार शादी की छुट्टी वाला बहाना देकर मुझे चुप करा देती। धीरे धीरे मुझे फील होने लगा कि जब तक बाई निंगबिंग मेरे पास है, काम में चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए, वो हमेशा सही टाइम पर एकदम कड़क आइडिया दे देती थी। मुझे भी अब उसके साथ रहने की आदत हो चुकी थी। हम दोनों एक दूसरे के बहुत जल्दी क्लोज आने लगे थे। देर रात को अगर मुझे ओवर टाइम करना होता तो बाई निंगबिंग अपना लैपटॉप लेकर मेरे पास ही बैठ जाती और शांति से अपना काम करती रहती। कभी उसे बाहर जाना होता तो वो सबसे पहले मुझे रिपोर्ट करती। काम क्या है, कहाँ जाना है और वापस कब आएगी, सब एकदम क्लियर बता कर जाती। छुट्टी वाले दिन वो मेरे साथ डेट पर घूमने जाती। उसने मुझे बहुत सारी नई, अजीब और मजेदार जगहों और चीजों से मिलवाया। आधा महीने बाद चाइनीज न्यू ईयर स्प्रिंग फेस्टिवल आया। फैंग और बाई फैमिली ने प्लान बनाया कि सब एक साथ मिलकर नया साल मनाएंगे। दोनों फैमिलीज के 10 से 15 लोग एक साथ बैठकर मजाक और बातें कर रहे थे। बातों बातों में उनका टॉपिक घूम फिरकर हम नए शादीशुदा जोड़े पर ही आ जाता था। मॉम एकदम सुकून से अपने पास बैठे हम दोनों को देख रही थी। युआन का ये जिद्दी दिमाग बिल्कुल इसकी बुआ जैसा है। ग्रेजुएशन के बाद मैंने इसे बीजिंग बुलाया, पर इसने साफ मना कर दिया। बोल रहा था कि अकेले बाहर स्ट्रगल करेगा। मैं तो इससे हार गई। निंगबिंग बेटा, अगर ये कहीं कोई गड़बड़ करे तो तू थोड़ा संभाल लेना। मॉम सबके सामने मेरी ऐसी बेइज्जती कर रही थी। मैं बस अपनी सफाई में कुछ बोलने ही वाला था कि बाई निंगबिंग ने एक छिला हुआ संतरा मेरे हाथ में रख दिया और हंसते हुए बोली, आप ज्यादा बोल रही हैं आंटी। युआन जिद्दी कहाँ है? मुझे तो लगता है वो बहुत इंडिपेंडेंट है और अपने फैसले खुद ले सकता है। आगे चलकर बुआ के साथ मिलकर वो फैंग फैमिली का पूरा बोझ आराम से उठा लेगा। बल्कि मुझे उससे और सीखना पड़ेगा ताकि मैं उसके रास्ते की रुकावट ना बनूं। उसके इतना बोलते ही बाई फैमिली वाले भी तारीफ करने लगे, जिससे मॉम की हंसी रुक ही नहीं रही थी और उनकी आवाज में खुशी भर आई। अगर तुम दोनों की आपस में जमेगी तो हम बड़ों को और क्या चाहिए? अगर जल्दी से एक बच्चा हो जाए ना तो हमें सबसे ज्यादा खुशी होगी। बाकी सब बड़े बुजुर्ग भी ये सुनकर मजे लेने लगे। मेरा चेहरा और कान शर्म से पूरे लाल हो गए। बाई निंगबिंग ने मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन देख लिया था तो उसने जल्दी से मुझे बचाने के लिए मेरा हाथ पकड़ा और मुझे गार्डन में खींच ले गए। ठंड की हवा पड़ने के बाद मेरे चेहरे का कलर धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। बाई निंगबिंग के होठों पर एक हल्की सी स्माइल आई और उसने खुद आगे बढ़कर टॉपिक बदला। कल जो डिनर पार्टी है, क्या तुम भी उसमें जा रहे हो? लियू रुयान के पास जो इन्विटेशन कार्ड है वो मैंने ही भेजा है। मुझे वहां जाकर उस पर नजर रखनी होगी और साथ ही ये भी देखना होगा कि वो आखिर प्लान क्या कर रही है। तो क्या कोई एक्स्ट्रा इनविटेशन कार्ड बचा है? मुझे भी एक दे दो। ये सुनकर मैंने सरप्राइज में सिर उठाकर उसे देखा। ये प्रोजेक्ट ठीक ठाक तो है, पर तुम और बड़ी बहन आजकल युआन चुआन वाले प्रोजेक्ट में बिजी नहीं हो क्या? इतने क्रूशियल टाइम पर भी तुम यहाँ आकर इन्फॉर्मेशन निकालने का सोच रही हो? बाई निंगबिंग समझ गई कि मैं मजाक कर रहा हूँ तो उसने जल्दी जल्दी अपनी पलकें झपकाई और जवाब दिया, ऑफ कोर्स मुझे इस प्रोजेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस फेस्टिवल का टाइम है और करने को कुछ नहीं था तो मैंने सोचा तुम्हारे साथ चलकर थोड़ा घूम आऊं। मैंने समझते हुए हाँ में सिर हिलाया। फिर याद आया कि मेरे पास सिर्फ एक ही इनविटेशन कार्ड बचा है तो मैं उसे साथ लेकर नीचे बुआ के पास चला गया। यून दाओ प्रोजेक्ट की डिनर पार्टी बीजिंग के सबसे बड़े होटल में फिक्स की गई थी। शाम 7 बजे प्रोजेक्ट का इंचार्ज धीरे धीरे स्टेज पर आया और उसने अनाउंस किया कि पार्टी ऑफिशियली शुरू हो चुकी है। फैंग फैमिली की गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई थी तो हम लोग आधा घंटा लेट पहुंचे। जैसे ही दरवाजा खुला, फैंग ज्यू को उन लोगों ने घेर लिया जो गेट पर उन्हीं का वेट कर रहे थे। जैसे भूखे कुत्ते हड्डी पर टूट पड़ते हैं, इतनी भीड़ देकर मेरा भी इस कलेश में घुसने का कोई मूड नहीं था तो
मैंने बाई निंगबिंग का हाथ पकड़ा और भीड़ से बचकर हॉल में अंदर आ गया। हम दोनों वैसे भी प्रोजेक्ट के लिए नहीं आए थे, तो हम मजे से और आराम से पूरे हॉल में घूमने लगे, खाने और रेड वाइन का मजा लेने लगे। सेकंड फ्लोर पर खड़ी लियू रुयान के हाथ में शैंपेन का ग्लास था। वो रेलिंग पर टेक लगाए खड़ी थी और उसकी नजर सीधा मुझ पर और बाई निंगबिंग पर पड़ी, जो एक दूसरे के कान में बातें कर रहे थे। इस एक महीने में उसने बहुत कुछ सोचा था। मैं अब उससे पूरी तरह मूव ऑन कर चुका था। मैं फैंग फैमिली से था और मेरी शादी बाई निंगबिंग से हुई थी। इन दोनों फैमिलीज में से कोई भी ऐसी नहीं थी जिससे पंगा लेने की उसकी औकात हो। इसीलिए वो बार बार खुद को समझाती थी कि उसे पुरानी बातें भूल जानी चाहिए और रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। पर इतना खुद को समझाने के बाद भी जब उसने हम दोनों को अपने सामने इतने क्लोज और रोमांटिक तरीके से देखा, तो उसके दिल में फिर से गुस्सा और जलन भड़क उठी। उसका चेहरा एकदम काला पड़ गया। पास ही खड़ा सॉन्ग जिनियन भी उसकी नजर फॉलो करता हुआ मुझे देखकर चमक उठा। उसने जिया युवेई का हाथ पकड़ा और सीधा ग्राउंड फ्लोर की तरफ चल दिया। तांग जिंगरान ने ये देखा तो उसने लियू रुयान को पकड़ा और वो दोनों भी उनके पीछे चल दिए। चारों लोग भीड़ से होते हुए मेरे पास आए। उनमें से सिर्फ जिया युवेई ही बाई निंगबिंग को जानती थी, तो उसने आगे बढ़कर विश किया। थर्ड मिस, लॉन्ग टाइम नो सी। सुना है आपकी कुछ दिन पहले ही ग्रैंड शादी हुई है। हैप्पी न्यूलीवेड लाइफ। भले ही बाई निंगबिंग इन दोनों को झेल नहीं सकती थी, पर ऐसे फंक्शन में उसने अपना क्लास और मैनर्स मेंटेन रखे। उसने हल्के से सिर झुकाकर रिस्पॉन्ड किया। जब ये दोनों आकर बैठे तो माहौल फिर से ऑकवर्ड हो गया। जिया युवेई को समझ नहीं आया कि अब क्या बोले, तो उसने सॉन्ग जिनियन को इशारा किया। उसने जल्दी से आगे बढ़कर मुझे हाथ हिलाया। युआन ब्रो, मुझे पहचाना? हम लोग 2 महीने पहले ही तो मिले थे। उसका ये फालतू का ओवर फ्रेंडली एटीट्यूड देखकर मैंने बस एक हल्की सी स्माइल दी। मिस्टर सॉन्ग, लॉन्ग टाइम नो सी। उसकी आवाज सुनकर लियू रुयान ने आखिरकार अपना सिर उठाया और ठीक उसी वक्त उसकी नजर मेरी एकदम ठंडी और बेरुख नजर से टकराई। उसमें जबरदस्ती एक स्माइल बनाई। लॉन्ग टाइम नो सी। सुना था उस दिन तुम्हें चोट लग गई थी, अब ठीक हो? तुम्हारी दुआ से रिकवरी अच्छी हो गई है। मेरे इस ताने वाले टोन ने लियू रुयान के दिल पर एक झटका मारा और उसके चेहरे पर गिल्ट साफ दिखने लगा। वो चाहती थी कि कुछ एक्सप्लेन करे, पर इससे पहले कि उसके मुंह से एक शब्द निकलता, बाई निंगबिंग ने बीच में ही टोक दिया। मैं और युआन बुआ के साथ इस पार्टी में आए थे। मुझे नहीं पता था कि तुमसे यहाँ मुलाकात हो जाएगी युवे। न्यू ईयर के टाइम पर इतनी दूर से फ्लाइट लेकर बीजिंग आए हो, क्या कोई खास काम था? ये सुनकर तांग जिंगरान ने जल्दी से जिया युवे का हाथ दबाया, इशारा किया कि यही चांस है। हमारी फैमिलीज को भी युनदाओ प्रोजेक्ट में थोड़ा इंटरेस्ट था, तो सोचा एक बार आकर देख लें। सुना है कि युआन की बुआ इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज है। पता नहीं निंगबिंग, क्या तुम हमारी पुरानी दोस्ती की खातिर थोड़ी मदद करके हमें उनसे मिलवा सकती हो? बाई निंगबिंग ने उसे तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने सिर उठाकर मुझे देखा जैसे मेरी परमिशन ले रही हो। हम दोनों ने आंखों ही आंखों में बात की और फिर मैंने आराम से बोला, मैं और निंगबिंग मदद तो करना चाहते हैं, पर तुम लोग खुद देख रहे हो मेरी बुआ इस वक्त इतनी बिजी हैं कि उन्हें सांस लेने की फुर्सत नहीं है। मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल होगा। तीनों ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि इसका मतलब साफ नो था। वो लोग भी और बेइज्जती नहीं करवाना चाहते थे, तो उन्होंने इधर उधर की थोड़ी बातें की और वहां से निकल गए। सिर्फ लियू रुयान वहीं खड़ी रही। वो मुझे घूरती रही और ऐसा लगा जैसे कुछ कहना चाहती हो पर बोल नहीं पा रही हो। मेरा उससे बात करने का कोई मूड नहीं था, तो मैंने बाई निंगबिंग का हाथ पकड़ा और वहां से निकल लिया, पर वो किसी भूत की तरह हमारी पीठ के पीछे चलती रही। हॉल से निकलकर 3rd फ्लोर तक और वहां से गार्डन तक वो पीछे पीछे आई। जब बाई निंगबिंग ने देखा कि आसपास कोई नहीं है, तो उसने अपने कदम रोके, पलटकर गुस्से वाले चेहरे से लियू रुयान को देखा। मिस लियू लगातार मेरा और मेरे हस्बैंड का पीछा कर रही हैं, क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? तब जाके लियू रुयान को रियलाइज हुआ कि उसकी हरकत इतनी चीप लग रही थी। उसने जल्दी जल्दी माफी मांगी। सॉरी, मैंने थोड़ी ज्यादा पी ली थी, मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। इस घटिया से बहाने को सुनकर बाई निंगबिंग हल्के से हंस पड़ी, पर उसकी आवाज में एक ठंडक थी। एक आध बार कंफ्यूजन हो तो समझ आता है, पर हमेशा पागल मत बने रहना। युआन शायद पुराने टाइम को याद कर ले, पर मेरा और लियू फैमिली का कोई लेना देना नहीं है, तो ये पुरानी दोस्ती वाली बकवास मुझ पर काम नहीं करेगी। उसकी इस धमकी ने लियू रुयान के दिल को एकदम नीचे गिरा दिया। उसे पता था कि बाई फैमिली की पावर क्या है। अगर बाई निंगबिंग ने गुस्से में आकर 2 लाइन बोल दी तो लियू फैमिली किसी भी दिन शंघाई से साफ हो सकती थी। लियू रुयान अपनी पूरी फैमिली को इस रिस्क में नहीं डाल सकती थी कि वो उससे बहस करे। उसे गुस्से का ये घूंट पीना ही पड़ा और मुड़कर वापस हॉल की तरफ चली गई। अभी वो अंदर पहुंची भी नहीं थी कि उसे हॉल से बवाल की आवाज सुनाई दी। उन सब में तांग जिंगरान की आवाज सबसे क्लियर सुनाई दे रही थी। आपके भतीजे की हमसे दोस्ती है, कम से कम उसकी खातिर थोड़ी तो इज्जत रख लीजिए। हमने रिस्पेक्ट में जो वाइन ऑफर की है, क्या आप वो पी भी नहीं सकती? भले ही उसे नहीं पता था कि अंदर क्या चल रहा है, पर जैसे ही उसने ये आवाज सुनी, उसे समझ आ गया कि मामला खराब हो चुका है। वो तेजी से भागकर अंदर गई। जैसे ही वो भीड़ को चीरकर सेंटर में पहुंची, उसके मुंह से डायरेक्टर फैंग सॉरी निकलने ही वाला था कि उसने देखा फैन जियो ने फोन उठाकर सिक्योरिटी को बुला लिया था। एकदम से पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। बाकी सारे मेहमान अब मजे ले रहे थे
और उन चारों पीले पड़े चेहरों को घूर रहे थे। जिनकी बेइज्जती हुई थी वो फैन जियू का चेहरा भी एकदम गुस्से से लाल था। उसने किसी की कोई इज्जत नहीं रखी। सबके सामने उसने जोर से अनाउंस किया, आज यूनदाओ प्रोजेक्ट की स्टार्टअप पार्टी है। ये कोई बैकडोर का रास्ता नहीं है। जब आप सबके पास इनविटेशन कार्ड्स थे तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आगे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को ध्यान से सुनेंगे। इन लोगों की तरह घटिया शॉर्टकट्स लेने की कोशिश मत करना, वरना जब पार्टी से धक्के मारकर निकाला जाएगा तो ये मत कहना कि फैन जियू ने किसी की इज्जत नहीं रखी। जब 10 से 15 सिक्योरिटी गार्ड्स उन चारों को पकड़कर बाहर निकाल रहे थे तब ठीक उसी वक्त मैं बाई निंगबिंग को लेकर वापस आया। हम दोनों पति पत्नी गेट पर रुक गए और इस नजारे को देखते रहे। हम दोनों की आंखों में हंसी साफ दिख रही थी। हॉल में से एंकर की आवाज आई जिससे लगा कि शायद प्रोजेक्ट की मीटिंग शुरू होने वाली है। कलेश करने वालों को निकाल दिया गया था और मेरा भी यहाँ रुकने का कोई मन नहीं था, तो मैंने उसका हाथ पकड़ा और घर जाने को कहा। बाई निंगबिंग वैसे भी मेरी हर बात मानती थी। उसने फैन जियू को एक मैसेज किया और गाड़ी निकालकर हम वहां से चल दिए। इन कुछ दिनों से हम दोनों पुराने वाले घर में ही रह रहे थे। घर के सारे सर्वेंट्स फेस्टिवल मनाने अपने घर गए थे तो पूरा घर खाली पड़ा था। हम दोनों सोफा पर सिकुड़ कर एक मूवी देख रहे थे। रात के 12 बजने वाले थे कि मुझे अचानक तांग युआन स्वीट राइस बॉल्स खाने का मन हुआ। एक तो फेस्टिवल, ऊपर से आधी रात। आसपास की सारी दुकानें और डिलीवरी सर्विसेज बंद हो चुकी थी। फोन पर नॉट डिलीवरेबल लिखा देखकर मैंने एक लंबी सांस छोड़ी। मेरे उदास चेहरे को देखकर बाई निंगबिंग के होठों पर एक मीठी सी स्माइल आई। वो उठी और किचन में चली गई। उसने कबर्ड से ग्लूटिनस राइस फ्लोर का एक पैकेट निकाल लिया। उसे ये करते देखकर मैं क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट के साथ उसके पास गया। तुम्हें तांग युआन बनाना आता है? बाई निंगबिंग ने जब मुझे आटे के साथ खेलते देखा तो उसे समझ आ गया कि मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ, तो उसने 2 एप्रन निकाले और एक मुझे पहना दिया। तुम कोई ट्यूटोरियल वीडियो ढूंढ लो, शायद ये इजी ही होगा। मुझे लगा वो बिल्कुल ठीक कह रही है, तो मैंने जल्दी से फोन निकाला। हम दोनों ने ट्यूटोरियल देकर 1 घंटे से ज्यादा मेहनत की, तब जाके मुश्किल से एक बड़ा और एक छोटा अजीब शेप्स के तांग युआन बनाए। जब पानी उबल गया तो मैं तांग युआन डालना चाहता था। बाई निंगबिंग को डर था कि कहीं मेरा हाथ न जल जाए, तो उसने तुरंत प्लेट ले ली और मुझे 2 बाउल्स लाने को भेज दिया। घर में राइस वाइन नहीं थी तो उसने टेस्ट के लिए थोड़ा ब्राउन शुगर डाल दिया। जब दोनों बॉल बाहर लाए गए तो 12 बज चुके थे। मैंने चम्मच से अपने बॉल में सबसे बड़ा तांग युआन उठाया और उसके सामने शो ऑफ करने लगा। सबसे बड़ा मेरे पास है, लगता है इस साल मेरा गुड लक आने वाला है। बाई निंगबिंग मुस्कुराते हुए मुझे देख रही थी। मैंने एक बाइट लिया। मेरे चेहरे पर जो खुशी थी वो कुछ सेकंड के लिए जम गई और फिर वापस ठीक हो गई। मेरे एक्सप्रेशन में ये चेंज देखकर बाई निंगबिंग ने हंसते हुए पूछा, टेस्ट अच्छा नहीं है क्या? मेरी आंखें इधर उधर तेज घूमी। मैंने जोर से हाँ में सिर हिलाया और फिर मैंने चम्मच उसके सामने करके उकसाना शुरू किया। बहुत टेस्टी है, ट्राई करोगी? बाई निंगबिंग ने बस एक झलक देखी और समझ गई कि जो आलू जैसा बड़ा तांग युआन मैंने बनाया था वो अंदर से कच्चा था, पर उसने 1 सेकंड भी सोचा नहीं और सिर झुकाकर आधा तांग युआन खा लिया। जब मैंने देखा कि वो फंस चुकी है तो मेरी हंसी छूटने वाली थी। मैंने जल्दी से अपने हाथ से अपना चेहरा ढक लिया। मजा आया ना? मेरी आवाज में उसके कच्चा खाने पर लेने वाले मजे साफ थे, पर बाई निंगबिंग के चेहरे पर तो ऐसा एक्सप्रेशन आया जैसे उसने क्या ही अमेजिंग चीज खा ली हो। उसने थम्स अप दिखाया, सॉफ्ट है, मीठा है, मेरे टेस्ट के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट। ये बोलते वक्त उसकी आंखें चमक रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो सच बोल रही है या झूठ, पर मुझे अपने टेस्ट बड्स पर भरोसा था। मैंने सीधा चम्मच नीचे रखा, एक हाथ से उसकी चिन को पकड़ा और उसका मुंह खोलने लगा। बाई निंगबिंग ने सीधा अपने मुंह का सब कुछ निगल लिया। बड़ी मुश्किल से जब मैंने उसका मुंह खोला तो अंदर कुछ नहीं था। मेरे चेहरे पर डिसअपॉइंट होने का नाटक दिख रहा था। वो पक्का कच्चा था, तुमने झूठ बोला। ऐसे ही लड़ते झगड़ते हम दोनों सोफा से नीचे गिर गए। हम सीधा कारपेट पर जा गिरे। फेस टू फेस, नाक से नाक टकरा रही थी। हवा में एकदम अजीब सा रोमांस और आग का माहौल बन गया था। इतने पास थे कि मैं अपने ही सीने में दिल के जोर से धड़कने की आवाज सुन पा रहा था। मेरा दिमाग कह रहा था कि ऐसी सिचुएशन में मुझे उसे छोड़ देना चाहिए, पर जब एक्शन लेने की बारी आई तो मेरा हाथ हटाने का मन ही नहीं किया। जैसे जैसे टाइम बढ़ा हम दोनों की सांसें तेज होने लगी। हमारी बॉडी जो एक दूसरे से चिपकी थी उसका टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ रहा था। बाई निंगबिंग मेरी आंखों में अपना खुद का रिफ्लेक्शन देख पा रही थी। उसे रहा नहीं गया, उसने हाथ उठाकर मेरी लंबी आईलैशेस को छूना चाहा और फिर उसने सीधा अपनी आंखें बंद कर ली। कभी कभी किसी चीज को मना ना करना ही सबसे बड़ा हाँ होता है। मैं इस बात को अच्छे से जानता था। मैंने झुककर हल्के से उसके कान के पास जाते हुए पूछा, क्या हम? मेरे इतने हल्के से पूछने पर भी बाई निंगबिंग को लगा जैसे उसके दिल की धड़कन ही रुक गई हो। वो समझ गई थी कि मेरा मतलब क्या है। उसे लगा जैसे उसकी पूरी बॉडी में आग लग गई है। उसने हल्के से हाँ में सिर हिलाया। अगले ही सेकंड पूरी दुनिया घूम गई। वो मेरी बाहों में थी। होठों के टकराने पर हमारी सांसें आखिरकार एक हो गई और आज की रात अभी बहुत लंबी होने वाली थी।